मैं यहाँ पर इस मुल्क में मौजूद हूँ इसलिए कि हमारे बुजुर्गों ने जिना के टू नेशन थियोरी को ठुकराया। मुझे अपने नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट किसी से लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं परवाह करता हूँ इस बात की। आई एम नॉट अ मुस्लिम लीडर। आई डोंट हैव दिस एम्बिशन और ड्रीम ऑफ बिकम मुस्लिम लीडर। मुस्लिम्स रिक्वायर अ कलेक्टिव लीडरशिप एंड आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट कलेक्टिव लीडरशिप। 400 सीट पर कांग्रेस यूपी लड़ी मैडम, एक जीते आप। बसपा 402 लड़ी, एक जीती, कोई उन पर उंगली नहीं उठाएगा। अब मेरे पीछे मैं आप क्यों अरे भाई मैं लड़ रहा हूं इसलिए कि मुझे भारत की जमहूरियत पे भरोसा है। आम आदमी पार्टी लड़ती है दिल्ली में तो कोई इस तरह का इंजाम नहीं लगता। एक अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी में और ये तमाम सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज में कि कोई सेम्बलेंस ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप मुसलमानों की नजर नहीं आना चाहिए। डेप्सान डेमचाक में चीन बैठा हुआ है, आप उसको तो निकालिए ना। आप फौज को बोलिए हमारी फौज ताकतवर है, फौज निकाल देगी उन लोगों को। बोलते ही नहीं है कुछ, चीन का नाम ही नहीं लेते। हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्लुरलिज्म डाइवर्सिटी का हिस्सा है। तो एक पंडित प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, शास्त्री बन सकता है, एक सिख बन सकता है, तो ये भी क्यों नहीं? व्हाट इज लव जिहाद एंड हाउ कैन देयर बी अ जिहाद इन लव? या तो आप लव करेंगे या जिहाद करेंगे। जब मियाँ भी राजी तो क्या करेगा खासी। कानून ये बनाए कि अगर कोई ट्रिपल तलाक बोलता है मुसलमान 3 मरतबा तब भी शादी नहीं टूटती, तो जेल क्यों बुझाएंगे आप मुझे? चलिए उसको कोर्ट सजा दे दी, सजा देगी 2 साल की, 2 साल तक इंतजार करेगी और जो वो वहां से जेल से निकलेंगी तो वो महिला का काम यह है कि बैंड बाजा रखें और बैंड बाजे को बोले कि बहाओ फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। उर्दू में बोलते हैं कि चिचा जो है क्राक आदमी है। You've been called the Jinnah of the 21st century. You've also been called the B team of the BJP. What is this enigma called Asaduddin Owaisi? क्या है ये? नहीं, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ तो बी टीम बोल रहे हैं, एक तरफ इस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिना का नाम लेकर। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं यहाँ पर इस मुल्क में मौजूद हूँ इसलिए कि हमारे बुजुर्गों ने जिना के टू नेशन थियोरी को ठुकराया, उसको मुस्तरद किया, उसको सही नहीं माना, गलत माना। और दूसरा ये कि बी टीम का इल्ज़ाम तो देखिए 2004 बल्कि 2099 से उस वक्त के आंध्र प्रदेश में 2012 तक मैं कांग्रेस सपोर्ट करता था, मेरी पार्टी। मैं एमएलए था, चंद्रबाबू नायडू बीजेपी की सपोर्ट किए जब बहुत अच्छा था मैं। फिर 2004 में यूपीए की सरकार बनी, जब 2008 में कॉन्फिडेंस मोशन आया, मैं सपोर्ट किया, मेरी पार्टी लेफ्ट अपोज की बीजेपी के साथ, मगर आज लेफ्ट कांग्रेस के साथ है। अब जब हम अपनी पार्टी को एक्सपैंड कर रहे हैं तो ये सेकुलर पार्टीज को लगता है कि हम वोट काट रहे हैं। वोट मैं नहीं काट रहा हूँ, डेटा है। वोट इसलिए नहीं मिल रहा आपको क्योंकि आपको हिंदू वोट नहीं मिल रहा है, इस बात को कभी नहीं बोलेंगे। इतनी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी नहीं है। अब गुजरात का ले लीजिए, 52-53% वोट बीजेपी लेती है। अगर मैं नहीं लड़ता तो बीजेपी जीतती, मगर कांग्रेस के एक नेता हैं जो जिंदगी में कोई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का इलेक्शन नहीं लड़े, जो आपके प्रोग्राम में आए थे यहाँ पर, वो इल्ज़ाम लगा दिए मुझ पर। तो ये इल्ज़ाम गलत है। 186 पार्लियामेंट सीट्स 2019 में कांग्रेस बीजेपी लड़ी, कांग्रेस 16 जीतती है। राहुल गांधी अमेठी हार गए। कोई ये नहीं पूछता कि भाई क्या आप की कुछ अंडरस्टैंडिंग थी क्या स्मृति ईरानी के साथ जो आप हार गए और वायनाड में जाकर जीतते जहाँ पर 30% मुसलमान हैं। तो ये, और मैं लड़ूंगा इलेक्शन, जो भी अप्रेस क्लास हो, मुसलमान हो, दलित हो, उनका आप बात नहीं करेंगे, इंसाफ नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे इलेक्शन। उसमें बुरी बात क्या है? हम हराएंगे उनको। इलेक्शन जब लड़ा जाता है तो कोई जीतने के लिए लड़ता है, किसी को हराने या हराएंगे उनको सर? किसको हराएंगे? नहीं, जो कोई भी, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई पार्टी हो, जो सेकुलरिज्म के नाम पर तो वोट तो ले लेते हैं और फिर उसके बाद आप उनका हक नहीं देते, आप तो वोट लड़ेंगे हम। भाई देखिए, आम आदमी पार्टी लड़ती है दिल्ली में तो कोई इस तरह का इंजाम नहीं लगता, ना उनको कोई जिना बोलता। तो एक अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी में और ये तमाम सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज में कि कोई सेम्बलेंस ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप मुसलमानों की नजर नहीं आना चाहिए। बीजेपी तो टिकट देती नहीं है और बीजेपी साफ है इस मामले में कि हम मुसलमानों को इनविजिबल कर दिए पॉलिटिक्स से। नारे तो बड़े बड़े लगाते हैं, सबका साथ, सबका विकास, मगर पॉलिटिकली इनविजिबल हो गए। अब यहाँ पर इनको भी लगता है कि नहीं, अब एम्पावरमेंट नहीं होगा मुसलमानों का, आप सिर्फ वोट डालते रहिए। तो ये इसीलिए इनको परेशानी है और ये नहीं चाहते कि कोई पॉलिटिकल लीडरशिप हो। बल्कि मैं तो ये आगे बढ़ के कहूँगा कि अगर 14%
मुसलमान माइनॉरिटी की आबादी है हमारे देश में, अगर आप उनको पॉलिटिकल लैंडस्केप से गायब कर देंगे तो फिर जमहूरियत का फ्यूचर क्या होगा? या आप क्या अच्छा होगा कि हमारी डेमोक्रेसी के लिए कि आप उनका नाम ही ना लें, उनकी बात ही ना करें, उनको उनका रिप्रेजेंटेशन ना दें? तो ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए भी एक क्वेश्चन पैदा हो जाएगा फ्यूचर में। मैं इस सवाल पे ज़रूर आऊँगी कि क्या मुसलमानों को, ये 2014 से बात चल रही है, कुछ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स कह रहे हैं कि मुसलमानों को एक अपनी पार्टी होनी चाहिए जो स्पेसिफिकली उनके बारे में बोले। ये क्या इलेक्टोरल रेजोनेंस है कि नहीं, मैं उस पर सवाल पूछूंगी ज़रूर, लेकिन पहले मैं आई जस्ट वांट टू नो कि आप पॉलिटिक्स में क्यों आए। हाँ, आपकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, आपकी फैमिली पॉलिटिक्स में थी, लेकिन आप यू आर अ बैरिस्टर एट लॉ, तो आप पॉलिटिक्स में क्यों आए? आपका गोल क्या था? और क्या आप आर यू सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव डन फॉर योर कम्युनिटी, फॉर योर इलेक्टोरल यू नो, आपकी जो इलेक्टोरल ड्रीम्स थे, क्या आप कर पाए हैं अभी तक? तो अब तो बहुत देर हो गया, 28 साल हो गए, तो अब तो कुछ कर भी नहीं सकते उस बारे में। बट जब मैं लिंकन्स इन से बार की डिग्री लेकर इंडिया को वापस आया तो हमारे जो पार्टी के बड़े लोग थे वो हमको समझाए, बोले कि देखो एक पढ़े लिखे शख्स की ज़रूरत है और इसको जिम्मेदारी है का काम है, उठाओ, आप देखो, गौर करो। मैं भी उसमें राज़ी हुआ, इसमें ऐसा नहीं कि मुझे कोई दबाया गया, तो मुझे भी मैं भी उसका एक्सेप्ट किया जिम्मेदारी को, मगर मुझे नहीं मालूम था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी होगी। क्या परिवार का दबाव भी था? नहीं, कोई नहीं था, कोई दबाव। कोई लेगेसी इश्यूज हैं कि आपके वालिद साहब थे इसीलिए? नहीं, वो तो आज भी अगर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता हूँ तो लोग मुझे इतनी 28 साल के बाद भी एक 12 साल का लड़का बोलता है कि ये सालार का बेटा जाता है। मेरे वालिद को सालार बोलते थे, तो वो तो बहुत बड़ा एक नहीं मालूम, शायद मेरी ज़िंदगी के बाद लोग कुछ बोलेंगे, बट ये तो क्वेश्चन उठेगा हम लोगों को कि आपके वालिद ऐसा थे, आपकी मदर फैमिली ऐसी थी। तो कोई प्रेशर नहीं था, मगर एक जिम्मेदारी का काम है। मैं शुरू में नहीं समझा था इतना मुश्किल काम होगा, बट अब कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं क्या होता है आगे। तो आर यू सेटिस्फाइड कि आपने जो अपनी कम्युनिटी के लिए किया, आप अब तक? नहीं, यकीनन अगर मुझसे 28 साल पीछे आप दोबारा ले आकर पूछेंगे कि आप ऐसा फैसला लेंगे, तो मैं कहूँ बिल्कुल मैं कहूँ लूँगा इस फैसले को। मैं मुतमईन हूँ। देखिए, जो कुछ मुझे इस दुनिया में मिला है अभी तक, एक तो मेरे माँ बाप की दुआ है, अल्लाह का करम है, और मैं पॉलिटिक्स में आने की वजह से मुझे सब चीज़ मिला है, तो इसमें मैं इनकार क्यों करूँगा? ये बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई ढकी छुकी बात नहीं है, और मुझे इसका कोई गम नहीं है, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये काम ज़रूर मुश्किल काम है, और जब तक आप सिंसियरली इसको करते रहेंगे। मैं एक इंटरेस्टिंग वाक़या आपको बताता हूँ कि 2008 में मेरे वालिद के इंतकाल के चंद हफ्तों के बाद वाटोली एक गांव है हैदराबाद से 250 किलोमीटर दूर, उस वक्त के आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पर हिंदू वाहिनी के लोगों ने एक मुसलमान परिवार के 6 लोगों को जला दिया था घर में। तो मैं अकेले उस गांव में गया और उन लाशों को हम निकाले करे। मैं वापस जब जा रहा था, निज़ामाबाद बड़ा टाउन है, उस पर अपनी गाड़ी में डीजल भरा रहा, तो नमाज फजर की पढ़ के आया मैं, तो एक 70 साल के बूढ़े मेरे पास करीब आके पूछे कि तुम असदुद्दीन ओवैसी हो? मैंने कहा हाँ, मैं असदुद्दीन ओवैसी। बोले तुम सलाहुद्दीन ओवैसी के बेटे हो? मैंने कहा यहाँ चाचा। मैं कहाँ से आ रहे? मैंने चाचा ऐसा वाक़या हुआ, तो कल वहाँ गया। तो उस ज़ईफ़ बूढ़े ने मेरी ज़िंदगी को एक मकसद दे दिया। उसने कहा कि तुम इस तरह का काम मदद करते रहो गरीबों की, मजलूमों की, तो तुम्हारे वालिद जिंदा है। अगर तुम मदद नहीं करोगे तुम्हारे वालिद मर गए। तो वो बाज़ लोग अपने चंद अल्फाज से एक इंसान को एक उम्मीद दिलाते और ज़िंदगी का मकसद बता देते। तो मैं उस ज़ईफ़ की बात अपने जहन में आज भी रख लिया हूँ कि मैं जितना काम करता रहूँगा तो वो जो जिम्मेदारी है उसको मैं सही तरह निभा सकूँगा। तो ये काम आसान नहीं है। लोगों को बाहर से दिखता बहुत, इसमें क्यों ग्लैमर है, टीवी पे आ जाते हैं, आप बुला लिए तो बट ये आसान काम नहीं है। इसमें आपका कोई टाइम नहीं रहता, बट जिसको इसमें शौक़ है और एक इखलास है उन्हीं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। मगर अफसोस ये है कि क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स में इतना पैसों का रोल बढ़ता जा रहा है, तो अब लोग सिंसियरिटी कम होते जा रही है, और उसका असर आप देख रहे हैं कि एट्रिशन रेट MPs का, MLAs का, और फिर पार्लियामेंट में डिबेट्स हो, असेंबली में डिबेट्स हो, डिबेट नाम कोई चीज़ होती नहीं है।
तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ रहा है और शायद जनता इसको समझेगी। और पॉलिटिक्स जो है भारत में, इट्स नॉट अ पार्ट टाइम जॉब। कोई वीकेंड नहीं होता, कोई छुट्टियां नहीं होती, मैंने देखा है ज्यादातर लोगों के लिए। क्या आपके साथ भी ऐसे ही है कि मेरी जब शादी हुई थी 26 साल पहले, तो दिसंबर के महीने मेरी शादी हुई थी और 6 दिसंबर को एक प्रोटेस्ट हुआ था बाबरी मस्जिद के लिए। तो मेरी ही असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के जिस पुलिस फायरिंग में लड़के का नाम असद था, वो मर गया। तो मैं उस वक्त असेंबली में असेंबली रूल्स में 302 मोशन होता डिबेट के लिए। मैं जाकर नायडू सीएम थे, मेरा सर इस पर डिबेट करवाइए। तो ज़बरदस्ती चंद्रबाबू नायडू क्या किए कि मेरी शादी के दूसरे दिन सुबह में वो डिबेट को रखे और मुझे जाना पड़ा सुबह असेंबली को। मैं रात में मेरी शादी हुई, सुबह असेंबली को गया मैं, बहुत गड़बड़ हुई, अकेले एमएलए था, गवर्नमेंट ऑर्डर हुई, इंक्वायरी ऑर्डर हुआ, एक्स ग्रेशिया मिला करा। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये आपको काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। और मैं 24 आवर्स तो नहीं, बल्कि जब ज़रूरत है उस वक्त तो आपको व्हेन द ओकेजन कम्स आपको राइज करना पड़ेगा, तो वो करना पड़ेगा। जी, आप और आपके सपोर्टर्स जो हैं, आपके जब नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स को क्वेश्चन किया जाता है तो आप बहुत नाराज़ होते हैं। जैसे मैंने अब जब आपको कहा कि आपके बारे में कहा था कि 21st सेंचुरी जिन्ना, तो आप ऑब्वियसली यू गेट एंग्री जब एनीबडी सेज दीज थिंग्स। लेकिन अभी आपने पार्लियामेंट में कहा कि, और बाहर भी कहा कि जो सैटेलाइट इमेजरी दिखाई है गवर्नमेंट ने, जो दिख रही है अबाउट इंडियन ट्रूप्स ऑन द बॉर्डर विद चाइना, तो आप कह रहे हैं कि India has something to be, that India is hiding something, that the BJP government is hiding something. क्या आप नहीं समझते that you are questioning the uprightness of the Indian armed forces when you question that? सबसे पहली बात तो ये कि मुझे अपने नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट किसी से लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं परवाह करता हूँ उस बात की, क्योंकि जब भारत की जनता ने, अवाम ने मुझे 4 मरतबा MP, 2 मरतबा MLA बनाया है और मैंने हर मरतबा अल्लाह के नाम पर भारत के संविधान को, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बना, उस पर हल्फ लेता हूँ। तो अब जो लोग दुकानें चला रहे हैं, कोई सेकुलरिज्म की दुकान चलाता है, कोई नेशनलिज्म की, तो मैं उन लोगों से अपील करूंगा कि आपकी दुकान चलाइए, मगर मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक ये सैटेलाइट इमेजरीज का और आपका सवाल है कि आर्मी का क्वेश्चन करना, देखिए हमारी आर्मी थैंकफुली पाकिस्तान की आर्मी की तरह नहीं है। इसका एग्जीक्यूटिव कंट्रोल उसके ऊपर है संविधान के लिहाज से। ना हमारे जनरल अल्हम्दुलिल्लाह कोई जनरल जिया या मुशर्रफ की तरह हैं, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल उसके ऊपर है। और सैटेलाइट इमेजरीज ये बता रहे हैं कि वहाँ पर भारत की ज़मीन में डेप्सांग और डेमचाक में ख़ास तौर से चीन की फ़ौज बैठी हुई है। ORF के मनोज जोशी साहब की एक नई किताब है, उन्होंने तो कहा कि 2000 किलोमीटर, उन्होंने कहा है, मैंने नहीं कहा है। और तीसरी बात यह है कि भारत के वजीर आजम, प्रधानमंत्री ने देश को कहा था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा है। फिर 15 राउंड बातचीत किस लिए हुई PLA के साथ? और साथ ही साथ आप देखेंगे कि जहां पर हम पेट्रोलिंग करते थे, हमने बफर जोन बना दिया। हम पेट्रोलिंग का नहीं कर पा रहे हैं। अब डेप्सांग और डेमचाक इतना स्ट्रेटेजिक हमारे लिए है कि अगर हम वहां से चीनी फौज को नहीं हटाएंगे तो हो सकता है कि फ्यूचर में सियाचिन हमारे लिए एक परेशानी का मसला बन जाए। अब तवांग में जो गड़बड़ हुई है, सियाचिन तो वेस्टर्न फ्रंट में, नहीं, ये आप डेप्सांग या डेमचाक में से एक जगह है, एक तो हिमाचल का है, ऊपर जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर कंट्रोल नहीं निकालेंगे तो मुस्तकबिल में सियाचिन के ऊपर मसला पैदा हो सकता है। तो चीन घुसता जा रहा है, पंगसोंगसू लेक पर ब्रिज बना रहा है। सवाल यह है कि पॉलिटिकल लीडरशिप भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार नहीं दिखा रही है। जब प्रधानमंत्री ने कहा कि घुसा है ना कोई घुसेगा, तो फिर आप किस लिए बातचीत कर रहे हैं? बातचीत क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि वहां पर चीन बैठा हुआ है। तो जंग हो क्या? नहीं, मैं जंग की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि तो बात नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? आप फौज आपके कंट्रोल में है। आप फौज को बफर जोन कैसे बना दिए? वहां पर बफर जोन का मतलब ये कि हम जिस जगह पर जा सकते थे, पेट्रोलिंग कर सकते थे, हम असर्ट करते थे, हम नहीं कर रहे। मैं मानता हूं 2100 माइल की LAC है और आप फौज को ही रोक दे रहे हैं। सर, आप कैसे जानते हैं कि पेट्रोलिंग नहीं हो रही वहां पर? पूरे मीडिया एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। कौन एक्सपर्ट्स? जो इन चीजों को जानते हैं, जो आर्मी में काम कर चुके हैं। अच्छा, मेरा पॉलिटिशियंस में सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं 2 दिन से, वो तो BJP के MP है राज्यसभा के, वो कह रहे हैं। थे BJP के।
सर मैं आपका एक ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहती हूँ. द मोदी गवर्नमेंट हैज kept the people and the parliament in dark. Why is it scared of the truth about China coming out? What is Modi's interest in hiding the facts about Chinese aggression? जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने कहा कि छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन छुपा नहीं रहे हम, लेकिन जो डिप्लॉयमेंट की जो डिटेल्स हैं वो उसका खुलासा नहीं किया जा सकता. नहीं, डिप्लॉयमेंट की कोई, हम कहाँ बोले डिप्लॉयमेंट का? कौन बोले डिप्लॉयमेंट का? जो पेट्रोलिंग की बात है वो डिप्लॉयमेंट ही तो नहीं, डिप्लॉयमेंट आप डिप्लॉयमेंट करिए, कौन नहीं ना देश को बताइए, मगर आप डेप्सांग और डेमचौक में क्या चीन बैठा हुआ है? नहीं है, वो बैठा हुआ है. अब तवांग में जो गड़बड़ हुई है, क्लैश हुआ है, 17,000 फीट नीचे से ऊपर आता है. इंग्लैंड का टेलीग्राफ अखबार रिपोर्ट करता है कि महीने में 2 मर्तबा स्टैंड ऑफ होता है अरुणाचल प्रदेश में. हमारे लद्दाख काउंसिल के जो मेंबर हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि हमारे ग्रेजिंग राइट्स जो हम इस विंटर में जाते थे, हम नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि चीन बैठा हुआ है. 8 गांव हम खो चुके हैं. उनका स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है. हम ये कह रहे हैं कि आपकी चीन की पॉलिसी क्या है? अच्छा, मिलिट्री पॉलिसी आपका ये दिख रहा है कमजोरी. इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है? एआईबी बैंक में चीन सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, हम लोन पे लोन ले रहे हैं. और हमारा जो ट्रेड इम्बैलेंस है इस साल अभी खत्म नहीं हुआ, करीब 55-60 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट्स है. तो हर एतबार से फिर क्या हो रहा है? आपकी पॉलिसी क्या है? आप प्रधानमंत्री चीन के बारे में बोलते क्यों नहीं? और हम ये चाह रहे हैं कि चलिए, मैं गलत कह रहा हूं, पार्लियामेंट डिबेट कराइए. जी, वो दैट आई एग्री विद यू कि पार्लियामेंट डिबेट होना चाहिए, लेकिन जब हम ट्रेड की बात करते हैं, ये दुनिया भर में है कि अगर आपके नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है कोई, उसका ये मतलब नहीं कि ट्रेड बंद कर दे, क्योंकि अगर ट्रेड बंद कर देते हैं तो आपके डोमेस्टिक सेक्टर में भी इम्पैक्ट करेगा. जैसे कोई इंडस्ट्री है, हमारे स्पेयर पार्ट्स आ रहे हैं चाइना से, अभी डोमेस्टिक कैपेसिटी है नहीं वो मैन्युफैक्चरिंग उस पार्ट्स की, तो अगर हम ट्रेड इमीडिएटली बंद कर देते हैं तो बस जंग का ऐलान हो जाता है. नहीं, जंग, देखिए, जंग मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाके आप जंग करिए. मैं ये कह रहा हूं कि भाई टिकटॉक फिर बैन करने का मसला क्या था? टिकटॉक तो अरे वही तो कह रहा हूं ना. ये जो आप सिंबोलिज्म और ये जो इवेंट मैनेजमेंट बोलिए या अनाउंसमेंट ग्रैंडियोस करते हैं, भाई हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप जब ये सब कर रहे हैं तो फिर ट्रेड इम्बैलेंस का क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, AIIB बैंक में सबसे बड़ा शेयर होल्डर चीन है, कितना लोन हम ले रहे हैं? ये आपकी पॉलिसी क्या है बताइए? क्या फर्क पड़ता है अगर हम लेने, अगर चीन बंद कर दे कि हम लोन नहीं देंगे इंडिया को, तो वो एक एक्ट ऑफ एग्रेशन हो जाता है. लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है? आपकी पॉलिसी सरकार की चीन के बारे में क्या है? इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है? मिलिट्री पॉलिसी क्या है? डिप्लोमेटिक पॉलिसी क्या है? 18 बार प्रधानमंत्री मिल चुके हैं शी जिनपिंग से. अच्छा, झूला झुला रहे हैं अहमदाबाद में बिठाकर और चुमार में चीन घुस जाता है. डोकलाम में प्रधानमंत्री ने कहा कि डिसएंगेजमेंट हो गया, वहां पे चीन अब रोपवे बना रहा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक. यकीनन छुपा रहे हैं. आप पार्लियामेंट डिबेट कराइए, हम बोलेंगे हमारी बात को. आप बात ही नहीं सुनना चाह रहे हैं. आप आर्मी के पीछे छुपते. आर्मी बड़ी स्ट्रांग है, आर्मी पे कोई सवाल नहीं उठ रहा है. सवाल उठ रहा है आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर. क्या भारत के प्रधानमंत्री को, मुझे तकलीफ हुई कि उठकर जाकर चीन के लीडर से मिलते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि 9 तारीख को तवांग में हरकत होती है. ये पहली मर्तबा नहीं हुआ. आप देखिए, झूला झूल रहे हैं, झूला रहे अहमदाबाद में, चुमार में घुस जाता है. हम कहाँ पर, मतलब चेन्नई में जगह, वहां पर बुलाए, वहां पर गड़बड़ हुआ थी बॉर्डर के ऊपर. तो चीन यकीनन इंडो पैसिफिक में, मुझे लगता है, एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि ये फ्लैश पॉइंट होगा हिमालयाज में. ऑनरेबल मिनिस्टर जयशंकर ने कहा है कि जो लफ्ज राहुल गांधी ने इस्तेमाल किया था, पिटाई हो रही है, पिटाई शब्द जो है उसका इस्तेमाल किया था भारतीय सेना को लेकर. तो कांग्रेस कहती है कि उसे कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, क्योंकि वो इंडियन मीडिया के बारे में बात कर रहे थे कि इंडियन मीडिया जो है सवाल नहीं करती. तो वो पिटाई लफ्ज जो है वो सही था क्या? उसका जो टर्मिनोलॉजी है वो क्लैश है, क्लैश होना चाहिए, क्लैश हुआ है. और दूसरा, जो गलवान में हमारे सिपाहियों को मारा गया, उनकी जान, उन्होंने अजीम जान की कुर्बानी पेश कर दी अपनी. तो शायद वो अंग्रेजी में सोचकर उसको ट्रांसलेशन में थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं, मगर उसका सही अंग्रेजी है कि क्लैश हुआ, हमारे एग्रेशन दिखाया चाइना ने, जो दिखा रहा है चाइना.
मगर जयशंकर साहब को ये बताना चाहिए कि वो एक लफ्ज पे क्यों पढ़ रहे हैं। डेप्सांग डेमचाक में कौन बैठा है वो तो बता दीजिए आप। फॉरगेट अबाउट दैट पर्टिकुलर वर्ड। व्हाई इज योर गवर्नमेंट, उन्होंने कई बातें कही थी, ये हम ऐसा कहा भाई डेप्सांग डेमचाक में चीन बैठा हुआ है, आप उसको तो निकालिए ना। आप फौज को बोलिए हमारी फौज ताकतवर है, फौज निकाल देगी उन लोगों को। बोलते ही नहीं है कुछ, चीन का नाम ही नहीं लेते, वो हमको उसकी भी फिक्र है। भाई आपको उस शब्द से आपको तकलीफ हुई तो चाइना का नाम क्यों नहीं लेते आप? नहीं, पर लिया ना जयशंकर साहब ने ये भी तो कहा कि व्हेन यू टॉक अबाउट डी एस्केलेशन वगैरह, जब चाइना को, अगर आप डी एस्केलेशन की बात नहीं कर रहे तो किस मुल्क की बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए यही तो हम कह रहे हैं कि जयशंकर साहब हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, डिसएंगेजमेंट हुआ है, डी एस्केलेशन कहां हुआ है? डिसएंगेजमेंट आई बॉल टू आई बॉल था, वो हम पीछे हट गए। डी एस्केलेशन कहां हुआ है? डी इंडक्शन कहां हुआ है? डी एस्केलेशन जब मैं कह रही हूँ, डी एस्केलेशन ऑफ द टेंशंस, डी एस्केलेशन ऑफ द फोर्सेस तो हम कोई नहीं कह सकते ना, हम तो नहीं, बोल तो ही नहीं वही सकते। तो हमने क्या किया कि डिसएंगेजमेंट डोकलाम में कहा, चीन बैठा हुआ है वहां पर, रोपवे बना रहा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर को। आप डिसएंगेजमेंट आप कह रहे हैं तो भाई डिसएंगेजमेंट कौन सा डिसएंगेजमेंट है? आप बोलिए कि चीन इज द मेन एग्रेसर, चीन हैज ऑक्यूपाइड इंडियाज 2000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड। आप बोलते क्यों नहीं है बात को? 15 राउंड की बातचीत क्यों? आप एक शब्द पर आपको तकलीफ हो रही है। आप ये बार बार कहते कि 15 राउंड की बातचीत, 15 क्या 20,000 राउंड की भी बातचीत है तो बातचीत में कोई बुराई तो नहीं ना? बातचीत जब स्पेशली व्हेन द बाउंड्री क्वेश्चन इज अनरिजॉल्व्ड। The Chinese are just using this to talk, but they are not vacating the territory which was under control of India. तो हम अच्छा ये बताइए कैलाश रेंज से हम नीचे क्यों आ गए? हमारा वो पोजीशन था, हम छोड़ दिया उसको। क्यों छोड़ा आपने? अच्छा चाइना जो है मॉडल विलेजेस बना रहा है 620, वहां पर वहां से स्टेजिंग पॉइंट करेगा। भारत नहीं कुछ कर रहा। कौन? भारत कुछ नहीं कर रहा, ना रोड्स बन रहे हैं, ना हैबिटेशन जो है वो कुछ नहीं कर रहा भारत आपके हिसाब से। हमने अपने ग्रेजिंग राइट्स को खो दिया है विंटर आप में। वो अरुणाचल के एक एमपी के स्टेटमेंट मैंने पर आप अरुणाचल चल रहे का हैं। नहीं है, ये लद्दाख के काउंसिल का एक मेंबर कह रहा है कि वी हैव लॉस्ट ग्रेजिंग राइट्स। इनफैक्ट वो कह रहा है कि वी हैव लॉस्ट 5 विलेजेस, वी हैव लॉस्ट 8 किलोमीटर्स। आप एक शब्द पर क्यों तकलीफ हो रहे हैं भाई? इस जमीन जो जा रही है हमारी, उस पर तो तकलीफ उठाइए। जो चाइना आज मीडिया में रिपोर्ट्स आया कि ड्रोन्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, क्या क्या तैयारी कर रहा है चीन। हम ये बोल रहे हैं कि आप बोलिए। अब बोलते हैं आपको फौरन जैसा बोलेंगे, बोले आपको भारत की सेना पर भरोसा नहीं है। बस सेना पर, सेना बहादुर है, आप बहादुर बनिए। देखिए चाइना में इतने ड्रोन्स आ गए थे जब उनके ट्रूप्स आए, चाइना के इतने लोग आए, वो भी नंबर हमें नहीं पता, और ड्रोन्स आए कि नहीं। नहीं बिल्कुल सैटेलाइट इमेजरी। अच्छा आप बताइए, हमने सैटेलाइट इमेजरी जो है कि कितने लोग आए अभी तक पता नहीं। उनके कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बढ़ते जा रहे हैं, एयरफील्ड्स बढ़ते जा रहे हैं, ऑल वेदर रोड्स बढ़ते जा रहे हैं। उनकी फौज को पर भारत कैसे रोक सकता है अगर वो अपनी टेरिटरी में, अगर वो कहां, हम जहां से हम जमीन हमारी जमीन थी वहां पर बना रहे हैं वो लोग। अच्छा आप अगेन एक किताब और एक शख्स की राइटिंग पर आप जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदू अखबार की फ्रंट पेज की रिपोर्टिंग और भारत के सेना के चीफ ने भी कहा है बात ये। अच्छा ये बताइए, अमेरिका से हमने 2 वो लिया है आपके अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, आपका क्या है बताइए? और लीज दोबारा बड़ी है अभी। वहां पर कपड़े नहीं थे, अमेरिका ने कपड़े दिए हमको, हमारे सिपाहियों के लिए उस हाई अल्टीट्यूड पर। ये सब दुनिया को सब बता मालूम है ये। हम ये कह रहे हैं कि आप बोलते हैं कि इसका करिए ना, आप कुछ तो करिए। पर व्हाट इज रॉन्ग अगर हमने इजराइल से कोई टेक्नोलॉजी ली या अमेरिका से ली या फिर जर्मनी से ली टू कॉम्बैट चाइना, तो गलत तो नहीं ना? फिर आप अच्छा एक बात सुनिए, रशिया में जाकर हम चीन की फौज के साथ जॉइंट एक्सरसाइज करेंगे, ये कौन सी बात है भाई? मेरी हमने तो पाकिस्तान के साथ भी जॉइंट एक्सरसाइज नहीं किया है। कहां किया है सर? अरे आज की तारीख में चीन मेरी जमीन पर बैठा हुआ है, एग्रेसर है, मेरी जमीन पर बैठा हुआ है भारत की। आप उनसे जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं रशिया के साथ? अब ये कौन सी बात है बताइए? ये कौन सा राष्ट्रवाद है?
सर रशिया भी हर मुल्क के साथ जॉइंट एक्सरसाइज करता है, भारत भी, दिस इज अ कॉमन थिंग, क्योंकि हम यूएन पीस कीपिंग में है, इसलिए जॉइंट एक्सरसाइज जो है नहीं, ये यूएन पीस कीपिंग नहीं था ये। हाँ, इंडियन आर्मी, ये रशिया की फौज, हमारी फौज, चाइना की फौज मिलकर जॉइंट एक्सरसाइज कैसे कर रहे हैं आप? क्यों करेंगे आप? भाई हमारी जमीन पर जो काबिज हो चुका है, हमारे ग्रेजिंग राइट्स को हमको हमारे लिए एक थ्रेट बनता जा रहा है, आप उनके साथ जॉइंट एक्सरसाइज करेंगे? तो हम भी तो उनसे इंटेलिजेंस सीख सकते हैं ना कि वो कैसे ऑपरेट करते हैं। कौन क्या सीखेंगे मैडम, क्या सीखेंगे? अगर जॉइंट एक्सरसाइज हैं तो अगर उनके जो आपको जॉइंट अगर आपको सीखना है ना, तो अमेरिकन के साथ करिए, फ्रेंच के साथ करिए, कुछ तो मिलेगा आपको। अरे जो मेरा दुश्मन है उसके साथ आप क्या जा रहे हैं, जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं? मिलिट्री, इट डजंट मेक एनी सेंस। क्यों कर रहे हैं आप ये? चलिए चाइना से मुड़ के हम पाकिस्तान की तरफ रुख करते हैं। पाकिस्तान को लेकर आपके काफ़ी सारे व्हाट शुड आई से विवादास्पद बयान होते हैं, क्योंकि कई बार पाकिस्तान जो है जान के कमेंट करता है, इन द सेंस कि जब इमरान खान ने हिजाब के ऊपर कहा तो आपने कहा कि आप यू माइंड योर ओन बिजनेस। बिल्कुल जी, तो उसमें कंट्रोवर्सी कहाँ है? नहीं, कंट्रोवर्सी इस बात पे उठती है दैट यू विल गेट इन रिगार्डलेस, मतलब आपके बारे में तो कुछ नहीं कहा ना, हिजाब के बारे में कहा, तो आपने कहा कि आप यू माइंड योर ओन बिजनेस। चाहे बाकी और कोई पॉलिटिशियंस बोले ना बोले, ओवैसी साहब जरूर बोलेंगे। नहीं, 2013 में यशवंत सिन्हा और मणिशंकर अय्यर एमपीज को लेकर गए थे, जिसमें मैं था, कीर्ति आजाद थे, शाहनवाज हुसैन थे, सुप्रिया सूले थी और बहुत से लोग थे, दीपेंद्र सिंह हुडा थे। वहां पर जियो टीवी से हम 3 एमपीज का, मणिशंकर अय्यर, कीर्ति आजाद और मेरा, पाकिस्तान के अब जो एक्स फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, उनके डिफेंस मिनिस्टर जमात इस्लामी, लोगों से डिबेट हुआ। अब उसमें तो हम बोले, वहां पर भी बोले, पाकिस्तान में बैठकर हम भारत की बात किए, उस सरजमीन में बैठकर। मैंने कहा कि आप टू नेशन थियोरी को हम ठुकराए, आप भूल जाइए हिंदुस्तान के बारे में, भारत के बारे में। तो बोलना चाहिए, इसमें बुरी बात क्या है? मैं समझता हूँ कि अगर कोई गलत बयान देगा, जैसा उनके अभी मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर बिलावल, बेहुदे किस्म की बात, बचपने की बात। भाई आप डिप्लोमेटिक लैंग्वेज आपको आती नहीं है, आप डिप्लोमेटिक लैंग्वेज सीख लीजिए। एक पागलपन की तरह इस तरह की बात करते हैं। हाँ, यकीनन हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक अजीम ओहदा है, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट है, तो उस पोस्ट को आप कोई इस तरह से गुफ्तगू करेगा वाहियात किस्म की, और आप एक मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो इस पर तो कोई मेरे ख्याल से कोई दो राय नहीं हो सकती। जहां पर मुल्क की बात आ गई, मुल्क के वजीर आजम के ओहदे की बात आएगी, पॉलिटिकल डिफरेंस रहेगा और बराबर रहेगा, जिंदगी भर रहेगा, मगर इस तरह आप कोई करेगा तो बोलना चाहिए। जी, इमरान खान ने हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर बात कही थी, लेकिन मैं हिजाब पे ही आऊंगी। यू सेड वन डे दैट अ हिजाब वेयरिंग मुस्लिम विल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, it's okay to say a Muslim woman will be president of India, दो मुसलमान रह भी चुके हैं president of India, लेकिन why hijab wearing Muslim woman? I mean, ये कोई नहीं कहता कि सलवार कमीज wearing Dalit woman will be chief minister of उत्तर प्रदेश, या फिर साड़ी wearing, बिंदी wearing woman will be president। बिल्कुल, तो फिर why नहीं, बिल्कुल अटैच करने की क्या जरूरत है? देखिए, हिंदुस्तान की प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर हिजाब पहनने वाली बच्ची जो भारत की प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी का हिस्सा है, नंबर 1, उसको मैं मानता हूं, इसीलिए उसका सेलिब्रेशन होना चाहिए। दूसरी बात, भारत के मौजूदा हमारे वजीर आजम, प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं, तो एक पंडित प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, शास्त्री बन सकता है, एक सिख बन सकता है, तो ये भी क्यों नहीं? भाई मेरा इस पे भारत की जमहूरियत पर यकीन है ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं। और आप इसको एक हिजाबी मुसलमान के तौर पर मत देखिए, एक बेटी के तौर पर देखिए। नहीं देखते, पर आपने कहा ना हिजाबी मुसलमान का आपने। बिल्कुल, तो वो किसी की बेटी भी हो सकती, भारत की बेटी है वो। उसमें ये कहना कि नहीं कैसा बोला, अरे भाई क्यों नहीं? अगर शायद मेरी जिंदगी में ना हो, बाद में होना चाहिए, बुरी बात क्या है उसमें? नहीं, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आपने जब कहा हिजाबी, तो जैसे आपने कहा हिजाब नहीं पहनेगी तो क्या बिकनी पहनेगी? क्या ये रिडक्टिव नहीं हुआ? नहीं, सवाल क्या सवाल किया गया था?
सवाल ये ये- पूछ नहीं, सवाल जब मुझसे आपने एक पब्लिक नहीं, मीडिया ने ही पूछा था तो मैंने कहा कि भाई ये क्यों बोल रहे हैं हिजाब के बारे में। मतलब भाई हिजाब जिसको पहनना है पहने, ना पहना है ना पहने, मगर जो पहनता है आप ये कैसा बोलेंगे कि ये नहीं पहनना चाहिए, ये फोर्स मत करो, ये पहनो वो मत पहनो। हम ये बोले भाई जिसको जो पहनना है पहनेगा, आप किसी को फोर्स कैसा नहीं करेंगे? नहीं, जिसने जो पहना पहनेगा नहीं। आपने ये भी कहा कि अल्लाह ने फरमाया है। अब मैं अल्लाह से भी नहीं पूछ सकती, ना मैंने कुरान पढ़ा है। तो आप बताइए मुझे, आप इन योर व्यू। मैंने ये कहा कि कुरान में इसका जिक्र है कि मर्द हजरात के लिए हिजाब वो कि अपनी नजरों को नीचे रखें, और कोई गैर महरम अगर औरत होती तो उसको आप हाथ नहीं लगा सकते। वहीं पर महिलाओं के लिए या तो आप हिजाब पहने, चादर ओढ़े या निकाब करें, ये कुरान में है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। अच्छा, कोई जोर जबरदस्ती भी कोई नहीं कर सकता। जो पहन रही हैं कम से कम आप उनको तो डिग्रेड मत करिए। उनका एक फेथ है, उनका एक कल्चर का हिस्सा भी है वो, और वो उसको फॉलो कर रहे हैं। कल्चर का हिस्सा है या कंडीशनिंग है सर? नहीं, बहुत नहीं। सारे लोग जैसे इवन घूंघट, अगर घूंघट को बहुत नीचे तक ले जाते हैं तो देयर इज अ सेइंग कि ये इट्स अ रिस्ट्रिक्टिव पीस ऑफ क्लोथिंग। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप दिल्ली में हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जामे मिलिया इस्लामिया देख लीजिए, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी देख लीजिए, मैंने गैर मामूली बच्चियां हिजाब भी पहन रही हैं, निकाब भी पहन रही हैं और आला तालीम हासिल कर रही हैं। हैदराबाद में आप आइए, सब पहनकर बेहतरीन तरीके से मोटरसाइकिल चलाती हैं, गाड़ी चलाती हैं, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और अगर कोई फोर्स कर रहा है तो अलग बात है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कोई अपनी मर्जी से अपनी फेथ के लिए, अपने कल्चर के लिए पहन रहा है तो फिर क्या है उसमें? भारत के संविधान में इजाजत है आपको। तो आप जो ईरान में हो रहा है उसके बारे में आप क्या ये कहेंगे? देखिए, यही तो कॉन्ट्रडिक्शन है। यहां पर पहनना चाह रहे तो क्यों पहनते, अरे वहां नहीं पहनना चाह रहे तो अब मुझे बोला जा रहा है कि आप उस पर बोलो। तो आप बोलते तो है हर चीज, नहीं, आप हर बात पे बोलते हैं। ईरान के बारे में मैं क्या बोलूंगा? ईरान के बारे में तो हिजाब के बारे में पूछ रही हूं, obviously। ईरान के बारे में वो एक थियोक्रेटिक कंट्री है, भारत एक थियोक्रेटिक कंट्री नहीं है। वहां पर एक रिलीजियस नॉर्म है उनका, वहां पर कोई इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता जब तक उनका सुप्रीम लीडर उसको अप्रूव ना कर दे। तो ईरान को भारत से मिलाना, मैं समझता हूं भारत की बेइज्जती है ये। यहां पर एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें हम अपनी प्लुरलिज्म को, डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं। अब उसको ले जाकर ईरान से मिलाना, मैं समझता हूं बिल्कुल गलत है जी। I will come to this question of love jihad. अब it's a misnomer. आप विकिपीडिया खोलें तो वो कहेंगे कि it is an Islamophobic term. लेकिन आप लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी से आप पूछेंगे तो वो कहेंगे ये ज़रूर होता है, इट्स जस्ट दैट nobody wants to accept it. क्योंकि अगर आप इस टर्म को अगर आप ऑफिशियली एक्सेप्ट करेंगे कि लव जिहाद है तो it opens up a can of worms. What is your view on it? No, in the parliament, the government failed to give a definition of what is love jihad. What is love jihad? And how can there be a jihad in love? या तो आप love करेंगे, jihad करेंगे। अब if somebody wants to marry and they're adult, who are you to stop? How are you going to stop it? वो केस गया, the case of Kerala went right up to Supreme Court. NIA was given the investigation. It turned out to be completely false. The girl came and said, no, I have decided that I love this person and I want to get married to him. So this is used to unnecessary target the Muslim community, to create more hatred and to create a fear of Muslims among the majority community. I mean, give us the data, come on. If the law enforcement agencies are so particular about it, give it to the people. Give it to ANI that, okay, we have this number state-wise wherein this is happening. You don't give numbers. I will tell you a classic case of Madhya Pradesh. A Hindu girl married a Muslim boy. She called me from Madhya Pradesh that because I got married to this boy, the local DM along with BJP went and demolished that boy's home and their bakery. She had to go to Jabalpur High Court and say that, look, I got married, I'm adult. The court had to intervene. So this is, and does the Constitution stops anyone from getting married to someone if they are adult, if they are of marriageable age? No. But you want to create this love jihad. Where is the data of love jihad, the so-called love jihad?
You don't have any data. You are creating, a fear of the Muslim community, which is leading to more hatred for the Muslim community. Where is it? There is no data. Look at the petitions that are being filed. If you read that, you won't stop laughing. अरे क्या लिख रहे हैं? कुछ है ही नहीं इसमें. आप खाली एक हवा क्रिएट कर रहे हैं. दम ही नहीं है कुछ उसमें. आप है डेटा बताइए. आप कैसा रोकेंगे उसको? कन्वर्जन के लिए जो शादी होती है उसको लेके ऑब्वियसली द कंट्रोवर्सी कि अगर मुसलमान लड़का हिंदू लड़की या क्रिश्चियन लड़की से शादी करना चाहता है तो इट इज कन्वर्जन और उसके बाद वो इट इज गिवन द क्लोक द गार्ब ऑफ लव, इसीलिए लव जिहाद. तो आप नहीं मानते कि कन्वर्जन के लव हो रहा है कन्वर्जन के बहाने? नहीं, जब मोहब्बत हो रही है तो उसको कौन रोकेगा? जब मियाँ भी राजी तो क्या करेगा खासी? अच्छा फिर आप ये बताइए, अगर मुसलमान काजी पे ही तो इल्जाम हो रहा है कि काजी करवा रहा है. बता रहा हूं, अगर मुसलमान लड़की आर्य समाज मंदिर जाके शादी करती तो उसको बोलते घर वापसी हो गई उसकी. अगर ये बात कितने हो रहे हैं? हो रहे हैं. स्पेशल मैरिज एक्ट हमने बनाया. क्यों बनाया स्पेशल मैरिज एक्ट? हमने इसलिए बनाया कि जो रिलीजियस तरीके से शादी नहीं करना चाह रहा है, स्पेशल मैरिज एक्ट कर लीजिए. वो तो बहुत प्रोग्रेसिव एक्ट है. नहीं, मानते हैं? नहीं, स्पेशल मैरिज एक्ट है मगर उससे मुसलमानों को आपने नहीं रखा. मुसलमान नहीं है उसमें, आपने आदिवासियों को अलग रख दिया. स्पेशल नहीं, क्या मुसलमान अलग कैसे हैं प्रोग्रेस? मैरिज में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी में सेक्शन 2 या सेक्शन 21 है जो मुस्लिम से एक्सक्लूडेड है, मगर स्पेशल मैरिज एक्ट है. हाँ. आप अगर कोई उसमें शादी कर दो लव जिहाद बोलेंगे आप? नहीं, स्पेशल मैरिज एक्ट में लड़की को इतने सारे राइट्स मिलते हैं जो वैसे नहीं मिलते. मैं वही तो बता रहा हूं, अगर कोई स्पेशल मैरिज एक्ट करता है तब भी लव जिहाद कर रहे हैं. अगर कोई स्पेशल मैरिज एक्ट में नोटिस दी जाती है, लव जिहाद कर रहे हैं मतलब इल्जाम लगा रहे हैं. लड़का मुसलमान है या लड़की मुसलमान है, लड़का लड़की को और रिलीजन के, तो उसमें भी इल्जाम लगा रहे हैं. तो अगर आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई लड़की मुसलमान लड़की आती है और कहती है कि हिंदू लड़के से शादी करनी है, तो आप क्या एडवाइस देंगे कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आप शादी करें? मैं ये कहूंगा कि तुम्हारी उम्र क्या है, जाओ तुम्हारा जो करना है कर लो तुम. और मेरे पास नहीं, as a lawyer also what will you advise? As an elder what will you advise? As a Muslim intellectual what will you advise? My advice would be that if the constitution allows you. So if the constitution क्या? The constitution allows yes, you, right? Exactly. Then do it. Who's stopping you? If the law does not prohibits you and you're not doing an illegal act, who am I to stop anyone? Would you advise the girl? Why would I advise? As a Muslim intellectual, as a leader of the community? Not at all. You see, why would? यही तो होता है ना सर. Why would I poke my nose in someone's private lives? सर वो क्या चाहते हैं? जब ऐसे इंटरकास्ट, इंटर कम्युनिटी, इंटर रिलीजन शादियां होती हैं तो वो कम्युनिटी एल्डर्स से बात करते हैं कि do you advise us because we are going against the tide? In my experience, no one comes and asks me for getting married. सब शादी कर लेते हैं, हो जाता है, सब हो जाता है, उसमें कोई पूछता ही नहीं है किसी को. तो कोई आपको आके नहीं कहता कि देखो मेरी बेटी शादी करना चाहती है हिंदू से, फलां की बेटी शादी करे, कोई नहीं आके कहता? सब शादी कर लेते हैं, उसके बाद आकर पेरेंट्स बोलते हैं मैं क्या करूंगा, अभी शादी कर लिए है. आप क्या बोलते हैं, किसने कहा था शादी करना? नहीं, मैं भी नहीं कहता, मैं शादी कर ली है, शादी कर ली है. और कोर्ट को जाते हैं, ईमेल कर देते हैं चीफ जस्टिस को, ईमेल करते हैं कमिश्नर पुलिस को, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता. यही तो मैं कह रहा हूं. अगर आप इसको एक क्लोक डाल रहे हैं कि ये लव जिहाद है, अरे भाई लव जिहाद अगर हो रहा है तो प्लीज आप पूरे देश को बताइए कहां डेटा है आपके पास, बताइए कौन सा डेटा है. फिर शाहनवाज क्या किए, मुख्तार अंसारी क्या किए, बताइए. उनको कोई नहीं बोलेंगे आप. अच्छा, ये अगर मुसलमान हिंदुइज्म में आ रहा है तो घर वापसी हो रही है, ये क्या बात है? ये तो गलत बात है ना. मैं ये कह रहा हूं कि भाई आप लॉ अगर किसी को नहीं, आप मुख्तार साहब की बात या शाहनवाज साहब की बात इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उन्होंने नॉन मुस्लिम से, गैर मुसलमान से शादी की ना, वो खुद बोलते हैं, उन्होंने खुद कहा है, बोलते हैं. मैं तो शाहनवाज को अच्छी तरह जानता हूं, उनको मामू बोलते हैं, अच्छे जानते हैं उनको हम, मगर आप उन पर कुछ नहीं बोलते. मैं ऐसे कई बीजेपी के लीडर्स को जानता हूं जिनके पास शादियां हुई हैं, उस पर आप कोई नहीं बोलेंगे. मकसद एक ही है कि इस देश में मुसलमान को बताओ कि भाई ये इनसे नफरत करो, डराओ इनसे, और कुछ नहीं है. तो ये बहुत जनरलाइज्ड कमेंट नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, सच्चाई है. हेट वेव चल रहा है आपके हिसाब से कि सारे मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ. अच्छा, मैं आपको 2 मिसालें देता हूं जी.
ये एनेक्डोटल मिसाल मत दीजिए ना आप। नहीं एनेक्डोटल नहीं दे रहा हूँ, ANI ने कैरी किया इसको जी। ये दे रहा हूँ। कलबुर्गी में रेलवे स्टेशन को किसी एक हिस्से पर ग्रीन कलर आया था, खड़े हो गए बीजेपी RS वाले के ग्रीन मुसलमान का कलर है। भाई तिरंगे में ग्रीन कलर है प्यारे, नहीं व्हाइट कर दिया आपने। मैसूर में बीजेपी के MP ने कहा कि बस स्टॉप पर डोम है, ये मुसलमानों से आइडेंटिटी है। अरे डोम मेरी निशानी है, मुसलमान की निशानी है, भारत का आर्किटेक्चर का आपने निकाल दिया वहां पर। अब ये बताइए क्या हो रहा है फिर? ये बीजेपी कर रही है। अब बीजेपी कर्नाटका में ला रही है कि हलाल गोश्त के ऊपर बिल लाएंगे हम। क्यों लाएंगे आप? फिर पुट्टुस्वामी का जजमेंट है, राइट टू प्राइवेसी, आप वो उसके खिलाफ जाएंगे। यही तो कर रहे हैं ना, आप कर रहे हैं ये। चलिए मैं कर्नाटका पॉलिटिक्स में आऊंगी क्योंकि आप डेक्कन के पॉलिटिशियन हैं। फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर इंटरनेशनल ऑडियंस, आई जस्ट नीड टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दैट ओवैसी साहब इज from the Deccan, from South India. He represents the Hyderabad constituency from Telangana. So we will get into politics of the South and of Karnataka especially, and also about Tipu Sultan controversy. But before that, let me get back into national politics. Sir, आपने कहा था, हम लोग बात कर रहे थे कि मुसलमान जो हैं वो इनविजिबल हो गए इन पॉलिटिक्स, कि उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही है। अर्लियर इन द पॉडकास्ट हम लोग बात कर रहे थे, 2014 से बात चल रही है। मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स भी यही कहते हैं दैट यू नो जस्ट लाइक से मे बी द दलित्स ऑफ उत्तर प्रदेश हैव अ BSP as you know who looks after their interests, or else the Yadav community has a representation in Bihar, वैसे ही मुसलमानों को भी होना चाहिए। Everybody looks at you क्योंकि आप सबसे टॉलेस्ट लीडर हैं अमंग मुस्लिम्स। लेकिन इलेक्टोरली जब आप स्पेसिफिकली बात करते हैं मुस्लिम इंटरेस्ट, वो वोटों में तब्दील नहीं हो रहा, वो सीट्स में तब्दील नहीं हो रहा। मे बी आपके वोट शेयर हैं, लेकिन आपने यू took part in elections in West Bengal, in Uttar Pradesh, in Gujarat. लेकिन why is it not converting? Why is it not resonating with Muslims? No, pehli, the first important point which I want to clarify is that I am not a Muslim leader. I don't have this ambition or dream of become Muslim leader, because it is a completely undemocratic idea. Muslims require a collective leadership, and I want to be part of that collective leadership. As far as what is, sorry, I am interrupting. Collective leadership matlab? Collective leadership which everyone should come together. Not just Muslims. Yes, exactly. With Muslims, with the oppressed people, with Dalits, Adivasis, anyone who believes in representative form of democracy. Yeah, I want to be part of it. Why not? ठीक है, जी. So, as far as Muslims' political empowerment is concerned, since 2014, the Honorable Prime Minister has made Muslims invisible in Indian politics. That is a fact. BJP has no Muslim MP in Lok Sabha. BJP has no Muslim minister now in Mr. Modi's cabinet. And thirdly, what is the representation of Muslims in Lok Sabha? 14% population, you have only 4.5. Is that good for our democracy? If you look at every caste among the Hindu brethren, that caste represented in the Lok Sabha. जी. दलित्स आप देख लीजिए, उनको तो रिजर्वेशन है, मिल जाता है, हर का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। आप मुसलमान का हो ही नहीं रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि टिकट देती नहीं है बीजेपी किसी को। गुजरात में किसी को नहीं दिया आपने टिकट, और बीजेपी को जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी ये बात को जान चुकी है कि हमको मुसलमान को टिकट देने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ हिंदू वोट की जरूरत है। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं। अब ये दूसरे जो लीडर्स हैं, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी, कहा उन्होंने कि हिंदू नेशनलिस्ट हूं। राइटर्स को इंटरव्यू में कहा नहीं, उन्होंने कहा दैट आई एम परसीव्ड एज अ हिंदू नेशनलिस्ट। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं, परसीव नहीं कहा, उन्होंने कहा मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं। और भारत के प्रधानमंत्री का अच्छा और एक स्टेटमेंट, 2014 में चुनाव जीतने के बाद लोकसभा में बैठा हुआ था। तो हिंदू नेशनलिस्ट कोई बुरी बात तो नहीं है। यू आर अ मुस्लिम नेशनलिस्ट, नो? यू आर अ नेशनलिस्ट हु इज अ मुस्लिम। आई एम इंडियन नेशनलिस्ट। आई एम नीदर अ मुस्लिम और यू आर अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, सर। सो एग्जैक्टली। तो फिर मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम नेशनलिस्ट, मेल इंडियन मुस्लिम नेशनलिस्ट, नॉन हिजाब वेयरिंग मुस्लिम, ये भी तो बोल सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इंडियन नेशनलिस्ट हूं। हिंदू नेशनलिस्ट आप बोलेंगे तो बिल्कुल ही एक, उसमें तो मुसलमान ही नहीं आएगा, ही नहीं ईसाई नहीं आएगा, भारत की डाइवर्सिटी उसमें आएगी नहीं। पूरा झगड़ा था नेशनलिज्म का कि इंडियन नेशनलिज्म होना चाहिए। अच्छा, अब आप उसको कर रहे हैं।
तो अब दूसरे सेकुलर पार्टीज ये कोशिश करके मोदी से बड़ा हिंदू मैं हूं, मोदी से बड़ा हिंदुत्व का लीडर मैं हूं। अब उसी के झगड़े में सब दौड़ रहे हैं। कौन दौड़ रहा है? चाहे चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे आरजेडी हो, अब तो शिवसेना सेकुलर हो चुकी है। अब बताइए आप, माने ये जो हमारे बड़े चौधरी लोग बैठे हुए हैं जो सर्टिफिकेट बांटते हैं, शिवसेना सेकुलर हो गया उनके लिए। अब अच्छा, जाटों की पार्टी होगी, यादवों की पार्टी होगी, सबकी होगी। पर आप भी तो सर्टिफिकेट देने में लगे हुए हैं कि जो सेक्युलर पार्टीज हैं वो, क्योंकि वो मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं इसलिए मैं वो नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं। मंदिर मस्जिद जाना, दरगाह जाना, ये भारत में 95% पॉपुलेशन रिलीजियस है। मैं ये कह रहा हूं कि जो आप नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर सबसे ज्यादा हम चलेंगे, इसका नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा यही निकल रहा है कि आप मुसलमान की वोट की जरूरत है मगर मुसलमान को इज्जत नहीं देंगे, बाजू नहीं बिठाएंगे, आप हरगिज नहीं बिठाएंगे। आप मुसलमान का वोट चाहेंगे मगर मुसलमान की बात नहीं करेंगे आप। बिल्कुल ही हो रहा है। तो फिर आप अपना बताएं ना, कि आपने बीजेपी की बात तो कर ली, अब आप बाकी जो सेक्युलर नॉन सेक्युलर जो भी लेबल लगता है उनकी बात कर ली, तो आप अपना बताइए दैट व्हाई इज इट नॉट रेजोनेटिंग कि मुसलमान एक मुसलमान पार्टी के लिए क्यों नहीं वोट दे रहा? मुसलमान एक होमोजेनियस कम्युनिटी नहीं है भारत में। जो मुसलमान हैदराबाद का है, जो अच्छी बात है, बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जो मुसलमान हैदराबाद का है, जो मुसलमान अहमदाबाद का है, डिफरेंस है उसमें। जो मुसलमान केरल का है, जो मुसलमान कश्मीर का है, उसमें डिफरेंस है। तो क्या इसी वजह से जब आप जाके कैंपेन करते हैं गुजरात में या बंगाल में, आप, क्योंकि इट्स नॉट होमोजेनाइज्ड, तो आपकी बात जो है चाहे सीएए पे, एनआरसी पे, हिजाब पे, किसी पे भी आप बोलते हैं, पर वो बिकॉज इट्स नॉट होमोजेनाइज्ड वो रेजोनेट नहीं करता। मेरा मानना यह है कि हमने शुरुआत की है। बिहार में हम 2015 में 6 सीट लड़े थे, 5 पे डिपॉजिट लूज करे, 20 में लड़े, 5 जीते हम। ये और बात है कि आरजेडी और कांग्रेस ने 4 को खरीद लिया हमारे एमएलएस को। तो हम महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में 21 साल के शिवसेना के एमपी को इम्तियाज जलील ने हराया। 2 एमएलए हैं मेरे महाराष्ट्र में। कर्नाटक, मध्य प्रदेश में मेरे म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर्स हैं। तो ये हमारी जर्नी चल रही है। इलेक्टोरल सक्सेस गुजरात में नहीं मिला, मगर रुकेंगे नहीं। गुजरात में मेरे 26 कॉर्पोरेटर हैं। गोधरा में 8-10 महीने तक मेरा डिप्टी मेयर था गोधरा के अंदर। तो नहीं मिली कामयाबी, मगर कोशिश करना है। आप देखिए, आम आदमी पार्टी कुछ ही साल पहले तो आई थी और उनका एक कोई कोहेरेंट मैसेज भी नहीं है कि एक मैसेज। नहीं, एक मैसेज है उनका, एक मैसेज है उनका। अच्छा, एक मैसेज है। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछा गया कि आप हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानते हैं, तो बोले हाँ मैं हिंदू हूं, मैं हिंदुत्व आइडियोलॉजी को मानूंगा। वही तो काम कर रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री? यही वही तो कह रहे हैं कि मैं नरेंद्र मोदी के रास्ते पे चलूंगा, उनसे बड़ा हिंदू मैं कहलवाऊंगा। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड कहा। अब बताइए आप उस पर क्या करेंगे? बिल्किस बानो पर नहीं बोलते, उनसे पूछा गया, बोले नहीं बोलेंगे हम क्लास की बात करेंगे। अच्छा, यूसीसी पर बोलिए, नहीं बोलेंगे हम। क्यों नहीं बोलेंगे आप? बोलना चाहिए ना। जब आप भारत के संविधान पर ओथ लिए हैं, तो आप 14% आबादी को इस तरह से रुसवा करेंगे, इस तरह से उनको ढकेल देंगे, तो फिर ये ठीक है कि हमारी जमहूरियत के लिए, लोकतंत्र आपने बिल्किस बानो पे आप बोले, आप बहुत इमोशनल भी हुए जब आपने बिल्किस बानो पे बोला, लेकिन जुडिशरी ने ओवरटर्न नहीं किया। नहीं, मेरा मानना यह है कि वो पिटीशन चैलेंजिंग द रिलीज ऑफ द कन्विक्ट्स अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है। वो सुनवाई होगी। सवाल यह है कि छोड़ा कौन? छोड़ा मोदी सरकार ने। सीबीआई के जज, सीबीआई ने कहा कि मत छोड़िए उनको, उसके बावजूद भी आपने छोड़ दिया। और नारी शक्ति की बात करती है बीजेपी, बेटी बचाओ। कहां बेटी बचाएंगे? जब अच्छा, जिनको छोड़ा, जो पेरोल पे निकले, उन्होंने पेरोल पे निकलकर मोलेस्टेशन का केस उन पर बुक हुआ, आप उनको छोड़ रहे हैं, उनको छोड़ रहे हैं आप बताइए कि आप क्या मैसेज दे रहे हैं भारत को, भारत के तमाम राइट थिंकिंग लोगों को, महिलाओं को? बिल्किस बानो के किलर्स को आप छोड़ते हैं। अब रेडिकलाइजेशन की मिसाल ये नहीं तो क्या है बताइए आप? नरोडा पाटिया का एक कातिल है जिसने 90 मुसलमानों को मारा, वो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पूछ रहा है। ठीक है, जीत गए आपने, मगर आपने मैसेज क्या दिया? 92 मुस्लिम्स का किलर है वो, बेल पर आया, वो मोदी के नाम पे वोट मांग रहा है।
पर जीत रहा है। जीत रहे, बिल्कुल जीत रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूं, मैं वही तो कह रहा हूं कि देखो ये क्या हो रहा है। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, मुझ पर उंगलियां उठा रहे हैं। यहां पर देखो आप, कहां पर रेडिकलाइजेशन हो रहा है, कहां पर फंडामेंटलिज्म बढ़ रहा है। और कांग्रेस पार्टी और जितने सेकुलर पार्टीज जो अपने आप को बोलते हैं, वो लोग क्या है, बस उसी में लगे हुए, उसी में रास्ते पर जा रहे हैं। तो अरुण जेटली ने 5 साल पहले जब गुजरात के इलेक्शन हुए तो अच्छा स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई जो ओरिजिनल है तो क्लोन के पास क्यों जाएगा कोई भी। ऑन रिकॉर्ड कहा था जेटली साहब ने। वही हो रहा है। हम रेडिकलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो आप व्हाट इज योर व्यू अबाउट पीएफआई? क्या बैन करना चाहिए या नहीं? नहीं, पीएफआई की आइडियोलॉजी से मैं मुत्तफिक नहीं हूं, मगर आप बैन कैसा करेंगे? ना मगर क्यों कर लेते हैं हर बिल्कुल, बात अरे पे? नहीं, ये बिल्कुल सही है। बैन आप कैसा करेंगे? बैन क्यों? अगर भाई दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो उनसे ज्यादा बोल रहे हैं, कौन दूसरे हो? धर्म संसद के ऑर्गेनाइजेशन हैं, धर्म संसद के ऑर्गेनाइजेशन। बोलने की बात नहीं है ना, पीएफआई बोल नहीं रही है। नहीं, सिर्फ। उनकी आइडियोलॉजी है, उनकी किताबें मैं हैं। आइडियोलॉजी की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं टेररिज्म की बात कर रही हूँ। क्लियर कट टेरर। नहीं, टेररिज्म, ये लोग जो टेरराइज कर रहे हैं मुसलमानों को, महिलाओं को, उस पर क्या बोलेंगे बीजेपी की सरकार? नाथूराम गोडसे हीरो है, सर तन से जुदा कह रहे हैं। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अच्छा, हेमंत करकरे को मैंने श्राप दिया इसलिए मर गया हेमंत करकरे, किसने कहा? ये एमपी है वो बीजेपी की। कहा अलग बात है सर, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट क्लियर कट एक्ट्स ऑफ टेरर जो पीएफआई के लिए वो सीधा जाता है, लेकिन कोई कहने को तैयार नहीं है कि पीएफआई को बैन करो। आप नहीं, मैं बैन के खिलाफ हूं। मेरा मानना है कि बैन करने से और अंडरग्राउंड हो जाते। और अब लगा दिया आपने यूएपीए, चलता रहेगा, वो चलता रहेगा। इट कैन कम आउट इन एनी अदर फॉर्म। हो सकता है कि दूसरे फॉर्म में आ जाए वो। जो ऐसे जो स्लोगन्स निकलते हैं, वेयर लिंचिंग हो जाए या सर तन से जुदा की जो स्लोगन्स निकलते हैं, क्या आप इसके खिलाफ हैं? क्या आप अपने कम्युनिटी से बात करते हैं दैट दिस इज नॉट राइट? बिल्कुल, मैं खुलकर कहा हूं, बल्कि आपके जो काबिल इंचार्ज हैं ब्यूरो के हैदराबाद में, प्रमोद को मैंने कहा था कि इसके खिलाफ हूं मैं। ये इस तरह का नारा लगाना, आप किसी वायलेंस को उकसा रहे हैं लोगों को, बिल्कुल गलत है ये। जब उदयपुर में वो टेलर को मारा गया, मैंने ओपनली कंडेम किया, बिल्कुल कंडेम, गलत है ये। आप किसी का कत्ल कैसे करेंगे? आप हथियार कैसे उठाएंगे? जो वही लोग हथियार उठाते जो भारत के डेमोक्रेसी पर और उनको कोई यकीन नहीं है, संविधान पर, तो बिल्कुल उसका कंडेम होना चाहिए और लोगों को दूर रखना चाहिए इस तरह के लोगों से जो इस तरह की बातें करते हैं, वायलेंस की बात करते हैं, एक निजाम को डरम बरम करने की बात करते हैं। तो जो नुपुर के साथ हुआ, आप उसके व्हाट इज योर व्यू ऑन इट? नुपुर शर्मा ने तो स्टेटमेंट जब दिया, उसके कितने दिन के बाद भारत के प्रधानमंत्री की सरकार रिएक्ट करती है? नुपुर शर्मा पहली मर्तबा नहीं कहा उस इंग्लिश चैनल पर, उससे पहले 2 दिन पहले उन्होंने एक हिंदी चैनल पर भी ये बात कही थी। उनको जान से मारने की जो धमकी दी जा रही, मैं उसके खिलाफ हूं। ठीक है, मगर उन्होंने जो कहा उस पर बिल्कुल सरासर गलत है वो। जब उन्होंने अपोलोजाइज किया, कहां अपोलोजाइज किया? कौन सा अपोलोजाइज किया? कहां उन्होंने कहां कहा मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने वैसा नहीं माना था? कहां का अपोलोजाइज किया? अगर क्लियर कट अपॉलॉजी है तो क्या कोई क्लियर कट अपॉलॉजी ना वो देंगी, बल्कि उनका एक वीडियो है जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे अमित शाह ने कॉल करके हिम्मत दिलाई। उन्होंने वीडियो जारी करके कहा कि तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बड़े बड़े बीजेपी के लीडर्स का उन्होंने नाम दिया। एक तरफ तो ये बात चल रही है कि नुपुर को बीजेपी का की प्रोटेक्शन है, दूसरी तरफ बीजेपी के अपने लोग कहते हैं दैट बीजेपी हैज लेट हर डाउन। आपका क्या कहना? नहीं, बीजेपी में वो दोबारा आएगी, इलेक्शन लड़ेगी, आप देखना। मैं शुरू से कह रहा हूं इस बात को। बीजेपी फिलवक्त खामोश बैठी हुई है, मगर वो बराबर इस्तेमाल करेंगी। बीजेपी उनको इस्तेमाल करेगी। बीजेपी को तो ऐसे ही लोग चाहिए, उनको ऐसे ही लोग चाहिए बराबर। आप देखना, मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा अगर उसको दिल्ली के लोकसभा के चुनाव में कैंडिडेट बना दिया जाए तो। उसकी देयर इज अ बाउंटी ऑन हर हेड। यहाँ पे इट्स नॉट, वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल गलत है। इंटरनेशनल टेरर ग्रुप्स बिल्कुल गलत है। हम उम्मीद करते हैं कि उनकी जान को कोई खतरा ना हो, मगर उन्होंने जो कहा है, क्या आपको जरूरत थी इस तरह की बात करने की? और उनकी जान को खतरा है तो बराबर प्रोटेक्शन दीजिए आप।
मगर बीजेपी उनको छोड़ेगी नहीं। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, बीजेपी। आप नूपुर के बारे में कह रहे हैं दैट शी विल हैव अ फैन फॉलोइंग, वो इलेक्शन में आएगी। दूसरी तरफ आप देखिए कि आप अगर यूट्यूब खोल के देखेंगे तो जाकिर नायक के जो फॉलोअर्स है इतने सारे हैं। आप व्हाट डू यू हैव टू से कि ऐसे रेडिकलाइज्ड वॉइसेस के लिए जैसे जाकिर हमने नायक 370 जब निकाला तो क्यों मोदी सरकार ने उनके पास भिजाया लोगों को कि आप 370 की तायद करिए, हम आपका मामला हल करेंगे। द वीक मैगजीन में रिपोर्टेड है, ये मेरा नहीं है, द वीक मैगजीन में रिपोर्टेड है। क्यों भिजाया मोदी सरकार ने उनके पास, ये मैं समझ में नहीं आया मुझे। अच्छा, कश्मीर में ले जाकर उनका प्रोग्राम कौन कराती है उनका प्रोग्राम? आपका क्या व्यू है नहीं, जाकिर नायक भाई, के ऊपर? बीजेपी जो करे आपका क्या व्यू है? जाकिर नायक कंपैरेटिव रिलीजन के एक्सपर्ट जरूर हैं, मगर कंपैरेटिव रिलीजन अलग है, शरीयत के मामलात अलग हैं। वो उलेमाओं का, मुफ्तियों की बात है। उनको, मैं समझता था कि उनको यहां रहना चाहिए था, यहां उनको मुकाबला करना चाहिए था, कानून उनके साथ था। ठीक है, तकलीफ उठा रहे हैं, लोग हैं जेलों में हैं, सड़ रहे हैं, मगर यहां आप छोड़ के चले गए। मुझे नहीं मालूम कि वो तो वही जवाब दे सकते कि क्यों छोड़ कर गए। जी, I'll again come to this issues जो मुस्लिम कम्युनिटी को लेके, जैसे आपने कहा that it is targeted. It's also about मदरसा मॉडर्नाइजेशन। आपने कई इंटरव्यूज दिए हैं जहां आपने कहा है that this is, जो गरीब बच्चे हैं they have nowhere else to go, मदरसों में ही जाएंगे, लेकिन वहां पर रेडिकलाइजेशन भी होता है कुछ मदरसों में। आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम। क्या आप मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा एजुकेशन के खिलाफ हैं या फॉर है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में स्कीम है मदरसा मॉडर्नाइजेशन की। यूपी के चुनाव से पहले मुख्तार अब्बास नकवी जो मंत्री थे, मैंने पार्लियामेंट में सवाल किया था कि ये बताइए कि आपके पास से इन मदरसों में जिसमें हिंदी, मैथ्स या साइंसेस पढ़ाए जाते हैं, उन टीचरों को तनख्वाहों का कितना ड्यूज बाकी है। 500 करोड़ उन्होंने कहा, आप देते ही नहीं है। अच्छा, जो मदरसे आगे आकर ले रहे हैं इस मॉडर्नाइजेशन में, पैसे नहीं देते। यूपी सरकार उनको एक्सेप्ट करना भी रोक दी अभी। और मदरसों में कौन पढ़ता है? मदरसों में वही लोग पढ़ते हैं जिनको आलिम बनना है, मौलाना बनना है, मुफ्ती बनना है, जो थियोलॉजिकल स्कॉलर बनना है। अब आप उसमें भी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। अच्छा, वो छोड़िए, नरेंद्र मोदी की सरकार ने तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मुसलमानों का बंद कर दिया, पूरे माइनॉरिटीज का ही बंद कर दिया। मौलाना आजाद फेलोशिप थी, उसको आपने बर्खास्त कर दिया, क्योंकि बाकी स्कीम्स हैं तो वो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं चेक किया हूं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। मैं तो एक लेटर लिख चुका हूं प्रधानमंत्री को और हमारे मोहतरमा स्मृति ईरानी साहिबा को कि भाई ऐसा मत करिए। लोएस्ट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मुसलमानों का हायर एजुकेशन में, हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट है कि फाइनेंशियल वेयरविथॉल नहीं होने की वजह से मुसलमानों के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। अब आप मदरसों के पीछे पढ़ रहे थे, भाई आप स्कूल खोलिए ना, स्कूल खोलिए, आप टीचर्स रखिए, वहां पर बराबर आएंगे बच्चे। मदरसा में वही लोग जाएंगे जिसको थियोलॉजिकल स्कॉलर बनना है, आलिम बनना है, उलेमा बनना है। तो फिर मदरसों में सिर्फ वो पढ़ाना चाहिए, एंड आपके हिसाब से दे शुड बी अदर स्कूल्स जहां पर मॉडर्न एजुकेशन हो, या फिर जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं वहां पर मुसलमान बच्चों के लिए कोई कोटा होना चाहिए? व्हाट डू यू वांट? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने यह कहा कि सिर्फ 3% मुसलमानों के बच्चे मदरसों में जाते हैं, और उसने ये भी कहा कि जहां पर गवर्नमेंट स्कूल खोल देती है, मॉडर्न स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, वहां पर चले आते हैं। आप खोलिए ना स्कूल। आप स्कूल क्यों नहीं खोलते? आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को बंद करके एक बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, खास तौर से माइनॉरिटीज और मुसलमानों का। तो जो असम में हिमंता शर्मा कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये मदरसा मैं तोड़ रहा हूं और इसकी जगह मैं स्कूल खोल रहा हूं, वहां पर स्कूल होगा, क्योंकि मदरसे में ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटी वाज हैपनिंग। और वो कहते हैं कि वहां पे जो मुसलमान जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी लीडर्स हैं, वही कह रहे थे कि इस मदरसे में things were happening which is not conducive to Muslim activity. तो हम ही चाहते हैं कि यहाँ पर दूसरा स्कूल खुले। वो भी तो वही कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं। नहीं, भोजाए गांव में एक मदरसे के एक टीचर को पकड़ा गया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लिंक पर। आपने उसको नोटिस दिया अंडर द कोई कानून के तहत, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत।
12 घंटे में आपने जाकर मदरसा तोड़ दिया। और वो टीचर है, जो मैनेजमेंट है, उनका क्या उसमें नुकसान, उसमें उनकी क्या गलती है? आपने टीचर को अरेस्ट किया, ठीक है, वो कोर्ट प्रूफ करेगा। आपने पूरे मदरसे को तोड़ दिया भुजाई गांव में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का नोटिस देकर। अच्छा, मदरसे में अगर कोई अपने खुद से पढ़ा रहा है, आपसे पैसा भी नहीं ले रहा है मॉडर्नाइजेशन स्कीम में, आप कैसे उन पर उंगली उठाएंगे? आर्टिकल 30 के तहत फंडामेंटल राइट है मेरा, मैं स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना मेरा, आप कैसे उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे? आप अगर कोई एंटी नेशनल एक्टिविटीज हो रही है तो आप इस्तेमाल करें, तोड़ेंगे कैसे मदरसे को? आप कैसे तोड़ेंगे? आप वन, वो कह रहे हैं कि पहली बात तो जो मदरसा बना था वो इलीगल लैंड पे बना था, एक वो है, ठीक है। मैं उस गांव की नहीं कह रही, मैं बाकी जो वहां पे जो मदरसे बने हैं, इट इज नॉट अलाउड टू कंडक्ट रिलीजियस एक्टिविटी। अब वहां पर अगर मॉडर्न स्कूल बन जाता है, क्योंकि कम्युनिटी वाले खुद कह रहे हैं कि जब हमारे एक मदरसे में कोई एक टीचर या किसी को पकड़ा जाता है अंडर टेरर एक्ट या जो भी, तो वो बच्चे जो वहां पर पढ़ रहे हैं उन पर एक लेबल लग जाता है। तो इससे तो अच्छा कि आप वो मदरसा हटा दीजिए, एक स्कूल कर दीजिए, जो आप भी यही कह रहे हैं कि स्कूल बना दीजिए। मदरसा क्यों हटाएंगे आप? मदरसा क्यों हटाएंगे आप? मदरसे का मकसद क्या है? मदरसा में जो बच्चे जाते हैं उनका मकसद तो ये तो नहीं है ना कि मैं आर्किटेक्ट बनूंगा। हाँ, है ना, नहीं, क्योंकि वहां मॉडर्न एजुकेशन भी तो हो रहे हैं वहां पे। नहीं, मदरसे में जो जाते हैं उनको एक थियोलॉजिकल स्कॉलर बनना है। नहीं, सारे बच्चे तो नहीं जाते। बिल्कुल जाते। नहीं, कुछ बच्चे जो हैं वो थियोलॉजिकल। नहीं, उसका मकसद, मदरसा क्यों खोला जाता है? अरबी की तालीम क्यों दी जाती है? उसमें आप निजामिया का निसाब क्यों पढ़ाया जाता है? भाई स्कॉलर बनाना है। ये जो मॉडर्नाइजेशन स्कीम है उसमें आप उनको हिंदी पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट उस टीचर के पैसे दे रही है, जो आप अभी तक पैसे नहीं दिए, उसके ड्यूज बाकी हैं। आप मदरसा क्यों तोड़ रहे हैं? आप स्कूल खोलिए ना, मदरसे का काम मदरसे को करने दीजिए। आप स्कूल क्यों नहीं खोलते? सरकार स्कूल खोले, चलो यहां पढ़ो, हम यहां पर टीचर रख रहे हैं, इंग्लिश मीडियम करेंगे या यहां पर मैथ्स, आप नहीं खोलेंगे, आप मदरसे के पीछे पड़े। मदरसे का प्रोटेक्शन मुझे आर्टिकल 30 के तहत है, जो फंडामेंटल राइट है, माइनॉरिटीज को दिया गया है। अगर थियोलॉजिकल एजुकेशन के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी पढ़ाया जाए मदरसों में, तो कोई बुराई तो नहीं ना? हो रहा है मैडम मैं आपको कहूंगा कि एक दिन आप मुसलमानों के जो स्कूल ऑफ थॉट के रिलीजियस मदरसे हैं, दारुल देवबंद है, मुबारकपुर अशरफिया है, अहले हदीस का है, आप चलिए यहां पर, मैं चलता हूं आपके साथ, आप जाकर देखिए कि वहां पर यकीनन मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, वहां पर सिखाया जा रहा है। बल्कि दारुल उलूम देवबंद ने तो अब ये भी कह दिया, शायद नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से मौलाना अरशद मदनी का किसी का बयान आया कि अब तो हम 10th क्लास का सर्टिफिकेट होगा, उसका एंट्रेंस लेंगे। दारुल उलूम देवबंद के एंट्रेंस एग्जाम में हजारों बच्चे एंट्रेंस लिखते हैं उसका। तो इसमें मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, कोई रोक नहीं रहा है। कंप्यूटर सिखाया जा रहा है, उसमें इंग्लिश सिखाई जा रही है, सब सिखाई जा रहा है। सही बात है। नहीं, बिल्कुल सिखाया जा रहा है, उसमें कोई डिनाई नहीं। मैं ये कह रहा हूं उसका मकसद क्या, प्राइमरी उसका ऑब्जेक्टिव क्या है मदरसे का? तो आप समझते हैं कि ऐसे करने से डाइल्यूट हो रहा है क्या मकसद? नहीं, आप इंटरफियर मत करिए उसमें। आप स्कूल खोलिए ना, आप अपना स्कूल खोलिए, आप अपने पैसों से स्कूल खोलिए। जैसा कि मैं बता रहा हूं, तेलंगाना में लोग बोलते हैं हमने क्या किया। तेलंगाना के सीएम केसीआर को मैं मुबारकबाद देता हूं कि आज हमने उनसे 2014 में बात की थी। आज तेलंगाना में आप प्रमोद से पूछ सकते, वहां पर रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाए गए माइनॉरिटीज के। 70,000 मुस्लिम बच्चे और बच्चियां पढ़ रही हैं क्लास 6 से क्लास 12 तक इंग्लिश मीडियम में। उनका रहना फ्री, उनका खाना फ्री, कपड़ा फ्री, और उस स्कूल में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता। ये आप क्यों नहीं करते? दूसरे स्टेट्स में करिए ना। मुसलमानों को आप उठाना चाह रहे हैं, उनकी मदद करना चाह रहे हैं, उनको आप मोहब्बत कर रहे हैं, तो करिए। जैसे अंग्रेजी में कहते वॉक द टॉक, आप करिए ना। आप वो नहीं करना चाह रहे हैं। तो वॉक द टॉक की जब बात होती है तो एक तो है यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है। आप आर यू अगेंस्ट इट, फॉर इट, व्हाट इज योर? मैं उसके खिलाफ हूं, बल्कि जब चौहान साहब लॉ कमीशन के चेयरमैन थे, मैं लिख कर दिया अपनी पार्टी से कि हम खिलाफ हैं। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, लव जिहाद की कैसा आ जाएगा उसमें बताइए आप? कितना, देखिए आप लव जिहाद की, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलेंगे, लव जिहाद की बात करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलेंगे, रिलीजन लव जिहाद अपने आप बंद हो जाएगा ना? फिर कैसा बंद होगा बताइए? क्यों? अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो हिंदू मैरिज एक्ट भी बदल जाएगा। नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। क्यों नहीं हिंदू मैरिज एक्ट तो सेंट्रल एक्ट है। अगर गुजरात में आप यूसीसी बना, यूसीसी भी तो अगर सेंट्रल एक्ट बन जाता है,
कैसा? Just in case it becomes a law, uniform अच्छा, civil code. यूनिफॉर्म सिविल को चलिए लॉ बन गया, लॉ बनता है बोल रहे हैं ना आप। तो फिर हिंदू अनडिवाइडेड टैक्स रिबेट मुझे वो भी तो कहाँ मिलेंगे? सक्सेशन लॉज भी बदलेंगे। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई अपने रिलीजन के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारना चाह रहा, स्पेशल मैरिज एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, आपका एडॉप्शन एक्ट है, आप करिए ना। हिंदू अनडिवाइडेड टैक्स फैमिली रिबेट को लॉ कमीशन ने कहा उसको निकालिए, आप नहीं निकालते। आप धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। और भारत की मुझे जो प्रोटेक्शन है एज अ मुस्लिम, आर्टिकल 29 के तहत है, वन फेटेड फंडामेंटल राइट है, मेरा कल्चर का प्रोटेक्शन है। अच्छा, हेमंत बिस्वा शर्मा को पूछिए आसाम में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आओ, लाएंगे? नहीं ला सकेंगे, क्योंकि वहां पर शादी जब होती है तो दूल्हा दुल्हन के घर जाता है, दुल्हन हस्बैंड घर नहीं आती। वो तो कल्चर हो गया। वही तो हम कह रहे हैं, भारत की खूबसूरती उसका कल्चर है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होगा मैडम? यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा मुसलमानों के यूनिफॉर्म सिविल कोड और हिंदुओं के लिए होगा हिंदू सिविल कोड। नहीं, अच्छा, वो तो हो ही नहीं। नहीं होगा, बिल्कुल यूनिफॉर्म तो बात ही नहीं हुई ना। नहीं, वो कल्चर के प्रोटेक्शन में हो जाएगा। अच्छा, ये पूछिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात करें भाजपा वाले, साबरीमाला में चलिए लिख जाइए महिलाओं को, लिख जाएंगे आप? नहीं लिख जाएंगे। नहीं, वहां कैसे जाएंगे? बीजेपी अपोज कर रही है उसको, क्यों? अच्छा, गोवा की मिसाल देते। गोवा में एक हिंदू हस्बैंड एंड वाइफ को अगर 25 साल और 30 साल दरमियान में अगर बेटा नहीं होता तो हस्बैंड को दूसरी शादी करने का इख्तियार है। अच्छा, अब सभी कम्युनिटीज के अपने अपने ऐसे पेचीदा मामले हैं। अगर सभी कम्युनिटीज के साथ डिस्कशन शुरू हो जाता है, आई एम नॉट सेइंग इट्स एन इजी पाथ, लेकिन अगर एक प्रोग्रेसिव एक्ट आ जाता है, बिल आ जाता है, तो व्हाट इज द हार्म? कौन सा प्रोग्रेसिव होगा? वो कहां प्रोग्रेसिव होगा? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मैंडेटरी नहीं है। अच्छा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में वो 1947 की बात है, भारत बदला नहीं है क्या? नहीं, 47 से कितनी बारी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया है। बिल्कुल किया गया है, मगर ये जो आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, अब मिसाल तौर हिमाचल प्रदेश में आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बीजेपी बात कर रही है। क्या मैं जाकर जमीन खरीद सकता हूं? एप्पल ऑर्चर्ड नहीं खरीद सकता हूं। सेक्शन 118 है, दीजिए ना मुझे, मैं खरीदना चाह रहा हूं जमीन, नहीं खरीद सकता हूं मैं जाकर। हमने संविधान में नागालैंड मिजोरम को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया है। जितना बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही है, मुसलमानों से ज्यादा एक सरफेस के ऊपर गड़बड़ चल रही है पूरे नॉर्थ ईस्ट में। इनको अंदाजा भी नहीं है क्या कर रहे हैं लोग। तो एक डिस्कशन भी नहीं होना चाहिए, बात भी नहीं करनी चाहिए? कौन सा डिस्कशन होगा? कौन सा? अच्छा, आप दयाभागा स्कूल ऑफ थॉट होगा, मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट होगा? बताइए कौन सा स्कूल ऑफ थॉट होगा? कहां से लाके जाएंगे? अच्छा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या खाली यूनिफॉर्म सिविल कोड है? शराब पर पाबंदी आयद कर दीजिए, 2 दिन करिए, फ्राइडे नाइट सैटरडे नाइट कोई शराब नहीं मिलेगी, पूरा दिल्ली मुंबई पर राइट हो जाएगा। करिए ना, वो संविधान में लिखा है, वो भी तो हिस्सा है हमारा। आप उसके पर बात ही नहीं करते। संविधान में लिखा हुआ है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, भारत की 60% दौलत 10 परिवारों के पास है, उस पर नहीं बात करेंगे। ओलिगार्की को क्रिएट कर दिया मोदी ने पूरे भारत में, और आप बात कर रहे हैं यूसीसी के। भाई यूसीसी भारत की खूबसूरती, उसका प्लुरलिज्म है, वही तो उसकी खूबसूरती जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, बट इफ देयर इज समथिंग प्रोग्रेसिव, जैसे ट्रिपल तलाक भी आप कह रहे हैं, इट इज यू वर अगेंस्ट इट, जो ट्रिपल तलाक लॉ आया है, यू वर अगेंस्ट इट। मैडम एक बोलूं आपको, ट्रिपल तलाक आपको आधे मिनट समझाता हूं जी। आप 1 मिनट नहीं 1 मिनट में। कानून क्या बना है मोदी साहब? कानून ये बना है कि अगर कोई ट्रिपल तलाक बोलता है मुसलमान 3 मरतबा, तब भी शादी नहीं टूटती, तो जेल क्यों बुझाएंगे आप मुझे? अच्छा चलिए, जेल को चला गया, जेल में रहकर उसको मेंटेनेंस देता है कोई जेल में, चलिए उसको कोर्ट सजा दे दी, सजा देगी 2 साल की, तो 2 साल तक वो मैरिज रहेगी, कानून कह रहा है। वो क्यों तड़पे वो महिला? 2 साल तक इंतजार करेगी, और जो वो वहां से जेल से निकलेंगी तो वो महिला का काम यह है कि बैंड बाजा रखें और बैंड बाजे को बोले कि बहाओ फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। यह कानून बनाया आपने। इससे क्या हो रहा है कि डिजर्शन बढ़ रहा है। इस देश में अगर कानून बनाना है मैरिड महिलाओं के, डिजर्शन का कानून बनाइए आप। अच्छा, इससे ज्यादा ताकतवर कानून डोमेस्टिक वायलेंस का है। महिला घर में रह सकती है, पैसे मिल सकते हैं। आपने इस तरह का कानून बना दिया मुस्लिम महिलाओं का, तो और एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है गलत कानून बनाकर। ट्रिपल तलाक कानून जो है, आप समझते हैं इट्स अ रिग्रेसिव एक्ट?
एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और मुस्लिम महिला परेशान हो चुकी हैं उसमें। अच्छा, कोई ट्रिपल तलाक बोल भी रहा है तो कानून बोल रहा है कि शादी नहीं टूटेगी, ठीक है नहीं टूटेगी, फिर आप मुझे क्राइम क्या कर रहा हूं मैं, फिर सजा, अच्छा सजा भी 2 साल की और दूसरे अगर नॉन मुस्लिम करेगा तो उसको 1 साल सजा, ये भी तो खिलाफ है। आप कानून बनाइए डिजर्शन के खिलाफ, ये बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए। अच्छा मैडम, चाइल्ड मैरिज, तो आप क्या चाहेंगे डिजर्शन के खिलाफ क्या बने कानून? डिजर्शन बने, उनको उनके कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर। कैसा कोई अपनी बीवी को छोड़ देगा? अब बढ़ रहा है डिजर्शन मुसलमान कम्युनिटी में, बिल्कुल बढ़ रहा है, सभी कम्युनिटी में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है कि 80% जो डिजर्टेड महिला है वो नॉन मुस्लिम है, गवर्नमेंट का डेटा है, मेरा डेटा नहीं है। तो फिर व्हाट इज द कनेक्शन विद ट्रिपल तलाक? दैट इज द कनेक्शन, दैट इज द कनेक्शन। यू मेक अ लॉ ऑन डिजर्शन, व्हाट वी रिक्वायर इज टू मेक अ लॉ ऑन डिजर्शन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसमें नहीं बनाते। अच्छा, ये आप ये बताइए कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा आया, सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसके है? हिंदू मर्दों के, मुसलमानों कम है। आप ऑब्वियसली 14% पॉपुलेशन आप देख रहे हैं। ना 14% का नहीं है, यहां पर नंबर वो सबका लिया गया है। 14% मत जाइए आप, नंबर बराबर सबका लिया गया है, लेकर उसमें आप डेटा दे रहे हैं। अच्छा, ये तो आप कभी कहीं पे भी देखिए, डिवोर्सेस किस कम्युनिटी में ज्यादा है, सेकंड मैरिज किस कम्युनिटी में ज्यादा है, बच्चे किस कम्युनिटी में ज्यादा है, तो ऑब्वियसली हिंदू ज्यादा होंगे। नहीं, वो पॉपुलेशन 79% है बोलकर नहीं कह रहा हूं, जो वो लोग डेटा लेकर कैलकुलेट करते हैं, इट इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ भाई 79 ये 14 है। आप बता रहे हैं कि ज्यादा कहां पर हो रहा है, ज्यादा कहां पर हो रहा है। अब शादी, अच्छा लिव इन रिलेशनशिप अलाउ करेंगे आप? अब मेरे को बताइए, आप लिव इन रिलेशन अलाउ करेंगे और आप बोलेंगे कि लव जिहाद हो रहा है? देखिए आप बीजेपी का कॉन्ट्रडिक्शन देखते जाइए आप। लिव इन रिलेशन कर सकते, मगर लव जिहाद आप कर रहे हैं तो आपको हम पकड़ लेंगे। What do you have to say about gay marriage? अभी एक पूरा निकल रहा है that gay marriage act it should be allowed, legal होना चाहिए। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में तो सुप्रीम कोर्ट 377 चला गया। राइट टू चॉइस एक फंडामेंटल राइट भारत में बन चुका है। मैं एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूं, मुझे अपने मजहब पर चलने का पूरा इख्तियार है। जो मेरा मजहब बोलेगा, ये जैसे शराब मैं नहीं पीता हूं, इस्लाम में शराब पीना गुनाह है, कोई और पीता है, मैं क्या करूं उसको? मैं तो नहीं पी रहा हूं ना, मेरे लिए गुनाह है, मैं नहीं करूंगा काम, वो बिल्कुल नहीं करूंगा। आप इसलिए नहीं पीते क्योंकि आप पीना नहीं चाहते, क्या गुनाह है इसलिए नहीं पीते? नहीं, मुझे जो शुरू से जो तरबियत दी गई है कि ना हम सुअर का गोश्त खाते, ना हम शराब पीते, और हमको ये गुनाह हमारे रिलीजन पे, जब आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है तो आपको सिर्फ दिखाना पड़ेगा। तो आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम के लिए गे मैरिज नहीं मानते? आप कोई अगर कोर्ट कानूनन कोई करना, अब तो 377 चला गया है, मैं अपने रिलीजन पे चलूंगा, मेरे रिलीजन के लिहाज से जो गलत है वो गलत रहेगा। अच्छा, एक और सवाल मैं पूछूंगी अबाउट, जब हम बात कर रहे थे अबाउट मुस्लिम्स बीइंग टारगेटेड इन मेनी स्टेट्स, तो बुलडोजर बाबा जो योगी आदित्यनाथ को एक एपिथेट मिला हुआ है कि ही इज कॉल्ड बुलडोजर बाबा, और उसके बाद बहुत सारे राज्यों में चला है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें बुलडोजर से नीचे गिराया जाएगा, लेकिन जो मुसलमान हैं वो कहते हैं कि सिर्फ हमें टारगेट किया जाता है। 100% ये हो रहा है, बल्कि अब ये मुसलमानों से आगे बढ़ चुका है कि जो सरकार के खिलाफ हैं, जैसा एक बिहार हाईकोर्ट के जज साहब ने झाड़ लगा दी, उनका वीडियो इतना वायरल हो गया, किस लिए तोड़ा तुमने, कौन सा कानून तोड़ा तुमने? उन जज साहब कह रहे हैं जज बेंच के ऊपर से, अगर आप कोई इलीगल बनाता है तो म्युनिसिपल लॉज में नोटिस दीजिए। भाई कोर्ट क्यों है? आप कोर्ट को बंद कर दीजिए ना, ताला लगा दीजिए कोर्ट को, जजेस को बोलिए कि घर में बैठिए, हमारी जरूरत नहीं, हम खुद जज बनेंगे, हम तोड़ देंगे। मुख्यमंत्री हैं आप जज तो नहीं है, आप तय करेंगे किसका घर रहेगा नहीं तोड़ेगा। अच्छा, इलाहाबाद में आपने घर तोड़ा, वो घर जिसका आपने तोड़ा उसकी वाइफ के नाम पर है, आपने हस्बैंड के नाम नोटिस देकर तोड़ दिया, उसको बेघर कर दिया आपने लोगों को। ये जुल्म है। ये तो भारत के रूल ऑफ लॉ को आप कमजोर कर रहे हैं, संविधान को की धज्जियां उड़ा रहे हैं आप मुख्यमंत्री हैं, कोई बादशाह सलामत नहीं है आप कि मैं फरमान जारी कर दिया इसकी जमीन छीन लो। अरे भाई, डेमोक्रेसी में आपको रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। आप तो जुल्म कर रहे हैं। खरगोन में, मध्य प्रदेश में
हर आदमी बुलडोजर लगा तो देगा। उसके बावजूद योगी आदित्यनाथ जो हैं वो मुसलमान इलाकों में से, मतलब जहां पर मुसलमान ज्यादा हैं वहां से भी जीत चुके कहाँ? बीजेपी कहाँ? उत्तर प्रदेश ना, में बिल्कुल नहीं, एक मुसलमान एमएलए नहीं है आपका ने। एमएलए नहीं है। अरे देखिए, प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज नीड, उसमें है ना, आप कहाँ मैं हैं? मुसलमान एमएलए की बात नहीं कर रही, मैं उन इलाकों की बात कर रही हूँ जहां पर मुसलमान अब देखिए population मैडम, है। होता क्या है ना, अब ये लोग जो होते हैं थोड़ा बहुत उनके काम वाम रहता, डरते, वो कर लेते, मगर ओवर 82% सीएसडीएस का डेटा है अखिलेश यादव को पड़ा मुस्लिम वोट, 82%। उसके बावजूद भी अखिलेश मुंह नहीं खोलते बुलडोजर के ऊपर। क्यों? वही तो कह रहा हूं कि कौन सबसे बड़ा हिंदुत्व का लीडर है? बाबा से बड़ा मैं हूं, मैं बनूंगा। अच्छा, आप अपना चुनाव हार गए आजमगढ़, मैं नहीं लड़ा। मैनपुरी आप जीत गए, आजम खान रामपुर हार गए, और वहां पर जैन साहब की पार्टी जीत गई। आजम कैसा हार गए? कैसे आप नहीं, एक प्लॉट था? नहीं, प्लॉट नहीं था, मैं बता रहा हूं आपको। मैनपुरी आप जीतेंगे और जैन साहब अपनी मां सीट जीते, आजम को नहीं जिताएंगे आप। तो एक आपका इस कंस्पिरेसी आप कह रहे हैं? नहीं, कंस्पिरेसी नहीं है, मैं ये बता रहा हूं कि Understanding नहीं, थी कोई। इनका जो अप्रोच है ना, ये जो अप्रोच है इनका जो अप्रोच है, उस पर लोगों को सोचना चाहिए। 82% मुस्लिम वोट मिला है, कहां मिला बाबा को वोट? और एक बात मैडम, गुजरात में भी सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को हिंदू कम्युनिटी कास्ट का मिला। मुसलमान का जो 17 मिला, उतना ही वोट मिला बीजेपी को, बड़ा नहीं। दूसरे कम्युनिटीज का वोट बढ़ गया। अब मैं यही तो कह रहा हूं कि भाई साहब, आप वो वोट तो लीजिए, आप ओवैसी को गाली दीजिए, मगर आपको जो वोट मिलना नहीं मिल रहा है। तो आप जहां पे कांग्रेस मैदान छोड़ के भाग जाती है वहां पर जो मुसलमान कम्युनिटी है उन्हें दे फाइंड इट डिफिकल्ट, इजंट इट? 400 सीट पर कांग्रेस यूपी लड़ी मैडम, एक जीते आप, कोई उन पर उंगली नहीं उठाएगा। बसपा 402 लड़ी, एक जीती, कोई उन पर उंगली नहीं उठाएगा। अब मेरे पीछे मैं आप क्यों अरे भाई, मैं लड़ रहा हूं इसलिए कि मुझे भारत की जमहूरियत पे भरोसा है, मैं क्यों नहीं लड़ूंगा? और ये कौन होते हैं ये चौधरी लोग के हमसे पूछ के लड़ूं मैं? आप होते क्यों हैं? तो योगी आदित्यनाथ को मुस्लिम वोट मिला है, तो अच्छा, अब एक नया बीजेपी ने शुरू किया है कि मुसलमानों में पसमानदा मुसलमान, आप देखे होंगे। हाँ, हाँ। पसमानदा मुसलमान, अच्छा पसमानदा मुसलमान है तो भैया आप उनको रिजर्वेशन दीजिए ना, दलित मुस्लिम को दीजिए। आप नहीं देंगे? अब कम्युनिकेशन खुल गया ना पसमानदा मुसलमान ना, को, ना। जिनकी आवाज ही नहीं उठती थी। अरे पसमानदा मुसलमान ही तो बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, जिनको आप सर्वे कराकर वहां पर पैसे देना बंद कर दिए। अच्छा, पसमानदा मुसलमान से अगर इतनी मोहब्बत है तो 1950 प्रेसिडेंस ऑर्डर को आप अमेंड कर दीजिए, करिए ना। इतनी मोहब्बत अगर आपको है तो भाई उसमें दलित मुस्लिम को लेकर आइए। आप नहीं देना चाहते, आप सिर्फ जबानी बात करते हैं, पसमानदा मुसलमान। अरे भाई, पसमानदा मुसलमान को अपलिफ्ट कैसे करेंगे आप? उनको रिजर्वेशन दीजिए। आप नहीं देंगे, आप बोले हमने वो एक्स सीजीआई की बालाकृष्ण साहब कमेटी बना दी, आप उसको प्रोकास्टिनेट करना चाहते हैं। मैंने डायलॉग बाजी में बीजेपी से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। डाल दो पसमानदा मुसलमान। अरे कुछ जमीन पर कुछ है ही नहीं, है ही नहीं जमीन पर कुछ। Increasingly it's become clear that it's a go to Owaisi trend in this country हर कंट्रोवर्सी को लेके। तो अब मैं नेक्स्ट हाथ कंट्रोवर्सी जोड़कर मैं आपसे, ये इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है, मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपका, बहुत शुक्रिया। it is obviously I'm going to go to Owaisi for the next controversy, पठान के गाने को लेके। What do you have to say about that? ईमानदारी की बात तो ये है कि मैं 5 साल की पिक्चर बनाता हूं 2 घंटे की पिक्चर से मेरे को मतलब ही नहीं रहता है। अब सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है मैडम बताइए? सेंसर बोर्ड तो देश के प्रधानमंत्री की सरकार ने मेंबर्स बनाए, वो लोग क्या कर रहे हैं? ये क्यों हिपोक्रेसी करते बीजेपी वाले? भाई आप अपने मेंबर्स को बिठाते हैं, वो क्या कर रहे हैं भाई? उनको पूछिए ना, मुझे क्या करने का है? अच्छा, वो कपड़ा इस रंग का पहने। सोशल मीडिया पर मैंने देखा कि बीजेपी के एमपीज खुद उसका कपड़ा पहनकर वाहियात किस्म से वल्गर नाच रहे हैं। वह तो दिक्कत इस बात पे है कि वो वाहियात गाना है, या दिक्कत इस बात पे है कि वो सैफरन रंग है, या दिक्कत इस बात पे है कि वो पिक्चर का नाम पठान है, या दिक्कत इस बात पे है कि शाहरुख खान है? मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं पिक्चर, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं पिक्चर देखूं या क्या करूं, मुझे मतलब ही नहीं है। मैं ये बता रहा हूं कि सेंसर बोर्ड है, जब सेंसर बोर्ड है तो आप जाकर उनको बोलिए ना। अरे आप ही के लोगों को बिठाया आपने, संघियों को बिठाया सेंसर बोर्ड में, संस्कारी लोगों को बिठाया आपने,
वो लोग पास कर रहे हैं तो फिर हमको मुल्ला जी को क्यों पूछ रहे हैं आप उनसे पूछिए जाकर, भैया तुम कैसे आदमी हो। उनको नहीं पूछेंगे आप। मोदी जी ने बिठाया उनको सेंसर बोर्ड में, तो उनको बोलना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। ये लेबल सही है क्या कि ये संगी है, मैं मुल्ला हूं, ये सही है? नहीं, बिल्कुल है। देखिए जितने अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, जब तक आरएसएस से कंसेंट या वेट नहीं लिया था तो ओपन सीक्रेट है ये किसने कहा? अरे कितने लोगों को, कितने लोग। ये अगर ये गॉसिप में नहीं, चल रहा है गॉसिप तो नहीं अलग है, गॉसिप नहीं है, बिल्कुल गॉसिप नहीं है, बिल्कुल गॉसिप नहीं है, बिल्कुल हरगिज गॉसिप नहीं है, इसमें सब्सटेंस है। मतलब कोई सर्टिफिकेट लेके जाते हैं कि मैं आरएसएस का हूं, तब उनको बनाया जाता है आपके हिसाब से? आरएसएस में तो को सर्टिफिकेट मिलता ही नहीं है ना आपको। नहीं है, नहीं, आप हैं, आप कार्ड होल्डर हैं या नहीं, नहीं, कार्ड, इसमें कार्ड है ही नहीं आरएसएस में। चैरिटेबल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, वो सब चीज करते हैं। तो भाई सेंसर बोर्ड तो आप ही के लोग बैठे हुए ना, बीजेपी के अपॉइंटी लोग बैठे हुए हैं, उनसे पूछ लीजिए भाई आपने क्या किया। अब मुझे क्या करना है इन गानों को देखकर? मैं गाना गा रहा हूं आपके सामने, देखिए 1 घंटे से हम गाना गा, वही मेरा गाना है। नहीं, लाइटर में मैं कह रहा हूं। जरूर। आप you've heard what मिस्टर बच्चन had to say, मिस्टर शाहरुख खान had to say। बंगाल में उन्होंने कहा कि एक कैंसल कल्चर चल रहा है। क्या आप मानते हैं कि बॉलीवुड में एक कैंसल कल्चर चल रहा है? मेरे को ये फिल्म इंडस्ट्री से कोई मतलब नहीं है मैडम। मुझे नहीं मालूम इस बारे में। मैं बिल्कुल नहीं जानता इस बारे में क्या है, क्या कौन है, क्या करते हैं लोग, मुझे उससे मतलब ही नहीं है। पर ये कैंसल कल्चर जो है वो सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं है, ये लिटरेरी सर्कल्स में भी चलता है कि जो लिट फेस्ट होते हैं, लिटरेरी फेस्टिवल्स होती है, जो एजुकेशन में एक कैंसल कल्चर है। किसी ने किताब निकाली तो उस किताब के खिलाफ एक मुहिम चलती है कि ये किताब जो है ये एंटी मुस्लिम है या ये किताब एंटी हिंदू है, तो उसका कैंसल कल्चर चलता है। अब मैं आपसे बड़ी माजरत के साथ अर्ज करूंगा कि मैं ये बॉलीवुड, ये फिल्म इंडस्ट्री से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है जी। मैं इस पर इतना काबिल नहीं हूं कि इन पर कुछ तबसरा कर सकूं। मेरा उनसे कोई मतलब ही नहीं था, ना कभी रहेगा इंशाल्लाह इन लोगों से। जी, डेक्कन पॉलिटिक्स पर आ जाते हैं। कर्नाटका की बात है, टिपू सुल्तान को लेकर हर एक दो साल में ये कंट्रोवर्सी उठ पड़ती है कि वॉज टीपू सुल्तान अ फ्रीडम फाइटर, वॉज टीपू सुल्तान एन एंटी कन्नड़ा, एंटी हिंदू, एंटी क्रिश्चियन किंग? आपका क्या विचार है? आसान जवाब है, बहुत आसान जवाब है। जब भारत का संविधान बन गया और उसकी पहली किताब पर संविधान के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिम्मेदारों ने साइन की, वो आज भी पार्लियामेंट में और नेट पे मिल जाएगी। उस किताब में राम, सीता, लक्ष्मण की फोटो है, गुरु नानक की फोटो है, अकबर की फोटो है, झांसी रानी की फोटो है, मुगल बादशाह अकबर की फोटो है और टीपू सुल्तान की फोटो है उसमें। संविधान बनाने वालों ने उस किताब में टीपू की फोटो डाली। अब ये कौन होते हैं अहमक लोग जो टीपू के बारे में बोल रहे हैं? अरे भाई, जो संविधान बनाने वालों ने, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आवर फोर फादर्स हु गेव अस दिस कॉन्स्टिट्यूशन, हु मेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन, टीपू की फोटो डाले। अब आप टीपू के ऊपर मसला उठा रहे हैं, तो ये इनकी कोशिश है, इनकी है। मगर जो संविधान की किताब जो पार्लियामेंट से अपील करूंगा कि कभी आइए पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में, जाकर देखिए, निकाल के देखिए, टीपू की फोटो है उसमें। तो आपके क्या विचार हैं इसमें? मैं बिल्कुल, मतलब he was a great military मैं ये मानता हूं कि टीपू वो वाहिद बादशाह था जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। टीपू वो आदमी था, अगर वो नहीं लड़ता तो उसके परिवार आज तक जिंदा रहता। अंग्रेजों से अगर वो गुलामी कबूल कर लेता तो उनके परिवार आज कोलकाता में किसी रिक्शा चलाने वाले नहीं होते। बहादुर आदमी था, अपने उसूलों पर कायम रहने वाला था, और उसके शहादत के बाद पूरा भारत अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया। पूरा भारत अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया। और जो झांसी की रानी को धोखा दिए वो आज सत्ता में बैठे हैं। झांसी की रानी को जो धोखा दिए वो सत्ता में बैठे हैं आज। तो टीपू बराबर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। बल्कि जो कैनन बनाने वाला है, जो मिसाइल का उस वक्त, मॉडर्न डे मिसाइल, टीपू वाज वे एडवांस। और मैं आपको एक किताब लाकर बताऊंगा कि उसने कई मंदिरों को ग्रांट दिए। वो श्रृंगेरी की मंदिर, हाँ जी, वो तो है, लेकिन वो कहते हैं कि जो उन्होंने मंदिरों को ग्रांट दिया था, दैट वाज टू कीप द कम्युनिटी हैप्पी। लेकिन बिकॉज एज अ किंग यू हैव टू डू दैट, नहीं तो कम्युनिटी आपके खिलाफ हो जाएगी। टीपू जब मराठा लोग जाकर उस मंदिर को उस जमाने के मराठा बादशाह जाकर उस मंदिर की बेहुरमती किए,
तो टीपू को गुस्सा आया, उसने वहां पर ठहर कर उसको बनवाया और उनको ग्रांट्स दिए। वो हिस्ट्री में मैंने जो पढ़ा है। जो अब जो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, यू फील कि ये पॉलिटिकल है या आइडियोलॉजिकल है या क्या नहीं, है? ये सिर्फ हेट्रेड है मुसलमानों के ताल्लुक से और कुछ भी नहीं है। ये हेट्रेड है और कुछ भी नहीं। और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को आप जिम्मेदार मानते हैं इसमें? नहीं, अब जो एक तो संघ परिवार स्पॉन्सर्ड है, दूसरा बीजेपी इसमें है। अच्छा, और एक हैरत की बात यह है कि जब बीजेपी के एक चीफ मिनिस्टर थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा, जो बुजुर्ग कर्नाटका के, वो मनाते थे। ये तो आपने फिर उसको बोला नहीं हम नहीं मनाएंगे। टीपू की एसएम कृष्णा की बात नहीं, एसएम कृष्णा ने बीजेपी के एमपी सीएम थे, बाद में बीजेपी से निकल गए, फिर बीजेपी में आए। जो भी येदुरप्पा साहब, वो तो बनाते थे, बाद में बीजेपी ने एक स्टैंड लिया। आप टीपू एक बादशाह था जब कोई संविधान नहीं था, मगर अंग्रेजों से लड़ते हुए टीपू मारा गया। कर्नाटका में जब चुनाव होंगे 2023 में, इस साल जब इलेक्शंस होंगे तो आपकी पार्टी भी लड़ेगी, तो क्या टीपू सुल्तान का मसला फिर उठेगा आपकी पार्टी की तरफ? बीजेपी उठाती है ना, बीजेपी उठाती है। गुजरात का चुनाव हो रहा था तो किसने उठाया कि हमने 2002 में सबक सिखाया था? अमित शाह ने उठाया, मैंने नहीं उठाया था। अमित शाह ने कहा हमने 2002 में सबक सिखाया था उनको। वही करेंगे, हम क्यों करेंगे? हम कह रहे हैं कि भाई कर्नाटका में बीजेपी का करप्शन बहुत बड़ा मसला है। आप अमित शाह की बात कर रहे हैं तो मैं आपके विचार जानना चाहूंगी कि मोदी साहब के बारे में आपके क्या विचार हैं, और फिर अमित शाह के बारे में। नहीं, भारत के प्रधानमंत्री ही होम मिनिस्टर हैं, वही विचार है मेरा, और क्या है। आपने 1 घंटे से आप कह रहे हैं कि मोदी साहब जो हैं वो हिंदू नेशनलिस्ट है, तो आप उन्हें सेक्युलर नहीं मानते, आप उन्हें रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ इंडिया नहीं मानते? भारत के प्रधानमंत्री जब पहली मर्तबा प्रधानमंत्री बने, लोकसभा के में खड़े होकर उन्होंने वहां पर जमीन पर सजदा किया, अंदर गए और जब भाषण दिया उन्होंने कहा कि तो वो गलत था जो उन्होंने सजदा किया? नहीं, बिल्कुल। अरे भाई, उन्होंने किया, वो बता रहा हूँ। 1200 साल की गुलामी के बाद हमको सत्ता मिला है। भाई 1200 साल गुलामी कहाँ है इस देश की? 200 साल के अंग्रेजों की गुलामी है, 1200 कहां से आ गए? प्रधानमंत्री ने कहा, क्या मैसेज दिया आपने? क्या मैसेज दिया आपने? कपड़ों से पहचानो इन लोगों को। कौन, किसने कहा? भारत के प्रधानमंत्री ने कहा। रमजान, शमशान, खबरस्तान, किसने कहा? भारत के प्रधानमंत्री ने कहा। अगर आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बोलते हैं, भाई आप कम से कम गुजरात में को टिकट दे देते ना, जिता देते उसको, बताते कि देखो हमने जिता दिया इसको, एमएलए बना दिया। कितने आप इतने स्टेट्स में कितने, 4 या 5 उनके पास, या 3 या 4 मुस्लिम एमएलए हैं, एक भी आपके पास एमपी नहीं है, और आप ओपनली प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप खत्म कर दिए हैं माइनॉरिटीज की। 2024 में विकल्प क्या है मोदी जी के लिए? क्या राहुल गांधी है? मेरा मानना यह है कि अगर मोदी बनाम कोई XYZ होगा तो बीजेपी जीत जाएगी। 540 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज पर बीजेपी से मुकाबला होना चाहिए। अगर चेहरे से चेहरे मुकाबला करेंगे तो बीजेपी स्ट्रांग हो जाएगी, वो नहीं होना चाहिए। अब मुझे नहीं मालूम होगा नहीं होगा। अगर मोदी बनाम केजरीवाल होगा तो बीजेपी को फायदा होने वाला है। मोदी बनाम राहुल गांधी हुए तो? वो तो 2 मर्तबा जीत ही गए ना। और मोदी बनाम ममता बनर्जी? नहीं मालूम, वो तो अभी मीडिया में पढ़ा कि अमित शाह साहब को बुलाकर अलग बातचीत किए, वो 15-20 मिनट। कौन? ममता बनर्जी? हाँ, मीडिया में आया, वो नॉर्थ ईस्ट वो BSF के ताल्लुक से बात कर रहे थे, तो वो बुलाकर अलग उनसे बातचीत किए। अब देखिए, अच्छा इसमें कोई बी टीम का टैग नहीं लगता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बी टीम है क्या? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी को बी टीम हर बात पे मैं नहीं कह रहा हूँ, तो आप कह रहे हैं। मुझे इल्जाम लगाते हैं। हाँ। आप अमित शाह साहब एज होम मिनिस्टर सब नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को बुलाए 15 मिनट की मीटिंग थी सर। 15 मिनट में वेस्ट बंगाल कितना बड़ा स्टेट है, हाँ, और वो भी बॉर्डर स्टेट है बांग्लादेश के साथ। बीजेपी 8 साल से सरकार में है, अमित शाह 3 साल से होम मिनिस्टर हैं। 3 साल में आज आप मिलते हैं, मैं भी कर सकता हूं हेयर स्प्लिटिंग। मैं ये कह रहा हूं कि आप करेंगे तो बहुत अच्छा है, और मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं तो मैं वो फुला आदमी हूं, मैं वो कर रहा हूं, ये क्या बात है? अच्छा, मुझे आज तक नहीं मालूम था कि ममता बनर्जी ब्राह्मण है, मेरा गोत्रा ब्राह्मण। अरे चुनाव में ताज्जुब किया। अच्छा, ममता बनर्जी ने कहा कि RSS अच्छी है, मैंने कभी नहीं कहा। आप कहते हैं RSS अच्छी है, असेंबली में रेजोल्यूशन पास करते बीजेपी के खिलाफ। नहीं, मगर प्रधानमंत्री अच्छे हैं,
अरे क्या मजाक कर रहे हैं आप? तो बुराई क्या है कहने नहीं, में नहीं, कि मैं बीजेपी ये मेरा गोत्र है या मैं मतलब शी वाज बोर्न इनटू इट, राइट? एग्जैक्टली। कि आप भी तो मुसलमान हैं, यू वर बोर्न इनटू इट। आप बता रहे हैं अपनी आप सुप्रीमेसी चॉइस से तो नहीं हुए ना। आप सुप्रीमेसी बता रहे हैं अपनी। आप अच्छा ये गोत्र बताना सुप्रीमेसी हो गई, बिल्कुल हो गई, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण हैं, तो फिर यू हैव टू बी अशेम्ड ऑफ इट। आई एम नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। फिर क्या? आपने कब बताया था कि आपका गोत्र? आपने पहले बताया था। आपने यूथ कांग्रेस से अपनी जिंदगी का आगाज किया, बड़ी कुर्बानियां दी ममता बनर्जी ने। बल्कि मैं आपको बता रहा हूं एक सीक्रेट, जब नंदीग्राम हुआ था, मनमोहन सिंह की सरकार थी, मुस्लिम एमपीज को 30-25 मिले थे, हम नंदीग्राम जाएंगे, मुसलमानों में जुल्म हुआ। और जब मीटिंग हुई और हम जब जाना चाह रहे थे नेक्स्ट डे, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सबको फोन आ गया, कोई मुसलमान एमपी नहीं गया, सिर्फ 2 लोग गए थे, मैं और अब्दुल वहाब जो एमपी है राज्यसभा मुस्लिम लीग के। हम गए थे नंदीग्राम को, ममता बनर्जी मेरा अब्दुल वहाब का बोले कि यू हैव कम, एवरीवन डिश्ड मी। लेकिन पर ममता बनर्जी जो है वो अभी भी दरगाह में जाती हैं, वो शी कीप्स टॉकिंग अबाउट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दरगाह को चले जाती हैं, मगर मालडा मुर्शिदाबाद में जो आर्सेनिक पानी मुसलमान पी रहा है उसको आप नहीं देखेंगे। सबसे ज्यादा बच्चे स्कूलों के बाहर है, वहां पर है, आप उसकी बात नहीं करेंगे। तो कौन चीफ मिनिस्टर है जो कर रहा है मुसलमानों के बेनिफिट के लिए? आप किसी को पिक कर सकते हैं? किसी हद तक हमारे तेलंगाना का सीएम केसीआर, जो मैंने आपसे कहा कि 60-70 हजार मुस्लिम बच्चे माइनॉरिटीज के उस रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे हैं, कम्युनल राइट नहीं होता है तेलंगाना में। सबसे बड़ी बात यह है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में सरकार की गलतियां भी हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं है गलतियां, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे एक लैंडलॉक स्टेट के लिए जिस तरीके से ओवरऑल जो प्रोग्रेस हो रहा है किसानों के बारे में और पानी के लिए जो काम उसने किया, गैर मामूली काम किया उसने। तो तेलंगाना में आपका अलायंस हो सकता है इनके साथ? नहीं, मेरा कोई अलायंस नहीं है उनसे, मेरा कोई अलायंस नहीं है। तो आप अलग लड़ेंगे? नहीं, वो तो अब नहीं मालूम, तो अभी एक 10 महीने रह गए हैं। अभी तो हमारे सीएम साहब जो है वो क्या बीआरएस बनाए हैं। हाँ, वही उनका एक ग्लोबल राष्ट्रीय प्लान है कि वो तो हम जब बात कर रहे हैं मोदी बनाम ममता, मोदी बनाम केजरीवाल, तो क्या मोदी बनाम केसीआर हो सकते हैं? नहीं, मैं मोदी बनाम नहीं होना चाहिए, मगर केसीआर को जो लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए। केसीआर को अंडर एस्टिमेट मत, बहुत से लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं उनको। क्या वो सिर्फ एक रीजनल लीडर नहीं है क्या? उनका कोई नेशनल कोई ऑरा तो है नहीं। जैसे आप अगर सिर्फ नीतीश कुमार को देख लीजिए, तो वो कम से कम भाषा का हो या फिर जो भी एक 2-3 स्टेट्स में तो है। अगर आप नीतीश कुमार का और केसीआर का मुझसे पूछेंगे तो नीतीश कुमार तो एक इनकंसिस्टेंट पॉलिटिशियन है और उनकी बात का कोई यकीन नहीं करता। कभी बीजेपी के साथ तो कभी सेकुलर बन जाते हैं। 8 बारी तो वो हलफ ले चुके हैं। बिल्कुल। तो अब तक तो केसीआर ने ऐसा नहीं किया। बिहार में आपने कौन सा काम किया? सीमांचल का जो इलाका है भारत का सबसे पसमानदा माने बैकवर्ड रीजन है, आपने कुछ नहीं किया वहां पर, सिर्फ भाषण। 70 लोग शराब पी के मर जाते हैं, बोलते हैं कि मैं शराब पीने वालों का साथ दूं। भाई शराब इलीगल आई कैसा वहां पर? तो केसीआर और नीतीश में बहुत ज्यादा फर्क है। केसीआर यकीनन प्रोग्रेसिव है। केसीआर जितना मैं उनसे, मेरी मुलाकात नहीं हुई, 1 साल पर पहले हुई थी उनसे, ज्यादा टाइम मिलना मुश्किल है उनसे। परसों मिला मैं दिल्ली में, एक इनविटेशन कार्ड दिया था। मगर केसीआर का ने एक विजन है, केसीआर का ने एक सोच जरूर है। अंडर एस्टिमेट अगर कोई कर रहा है केसीआर को तो फिर वो एट देयर ओन कॉस्ट। अंडर एस्टिमेट मीडिया कर रही है या बाकी पॉलिटिशियंस कर रहे हैं? दूसरे पॉलिटिशियन कर रहे हैं, बहुत से दूसरे पार्टीज के लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। पर बीजेपी भी तो उनका फुटप्रिंट बढ़ चुका है तेलंगाना में, और ये भी बात चल रही है। अच्छा हाँ, अनदर क्वेश्चन व्हिच आई वांटेड टू आस्क यू वाज कि हैदराबाद रीनेमिंग के बारे में, व्हाट डू यू हैव टू से टू दैट? क्यों रीनेम करेंगे आप? क्या करना है उसमें कि ओरिजिनल नाम लेके? कहाँ का ओरिजिनल नाम है? अच्छा, वो जो नाम बोलते हैं कि अच्छा, वो भी कुली कुतुब शाह एक बादशाह था जो किसी एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी। वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में प्रूव ही नहीं है, कोई नहीं जानता है, मनगढ़ंत कहानी बना दी गई है। नाम क्यों बदलेंगे आप? नाम बदलने में क्या है?
हर जगह नाम बदलना चाह रहे हैं आप, क्यों बदलेंगे नाम? भाई तेलंगाना एक लैंडलॉक्ड एरिया है, उसकी पूरा ग्रोथ जो होती है हैदराबाद से होती है। और हैदराबाद जैसा खूबसूरत शहर जहां पर जबान, कल्चर, रिलीजन कोई माने नहीं रखता आदमी के तरक्की और ग्रोथ के लिए। सबसे ज्यादा फार्मा इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, सब अमेजॉन का इतना बड़ा ऑफिस, फेसबुक का इतना बड़ा ऑफिस, सब वहां पर आ रहा है। आपको नाम की पड़ी हुई है। अच्छा फंड तो लाइए ना तेलंगाना को, ला के दीजिए, कुछ कराइए काम। आप वो भी नहीं कराते। असेंबली से रेजोल्यूशन पास करके हमने कहा कि भाई हमारे जो इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स है आप उसको दीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कुछ नहीं करते आप। बीजेपी कुछ नहीं करती तेलंगाना में जब तक। But it's the second largest party now in the state. मतलब No, no, उनका no. जो फुटप्रिंट है वो काफी बढ़ नहीं, चुका है। नहीं, उनके सिर्फ 3 MLAs हैं, हमारे 7 हैं। नहीं, पर उनका फुटप्रिंट तो बढ़ रहा है ना? फुटप्रिंट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपना मैदान छोड़ के भाग रही है। कांग्रेस पार्टी में वहां पर सही नहीं है मामला। मगर जब मुझे लगता है कि केसीआर का जो फेस है तेलंगाना में वो उस पार्टी को फायदा पहुंचाएगा। वो देखिए, वो एक आदमी, उसने काम किया तेलंगाना में, और जो उनके जो सोशल वेलफेयर के स्कीम्स हैं ये हैं, एक लोगों में एक एतमाद है, उन पर एक भरोसा है, ट्रस्ट है। तो उर्दू में बोलते हैं कि चिचा जो है क्राक आदमी है बहुत। अच्छा। तो हैदराबादी स्लैंग में बोलते किराक बोलते हैं। ओके। कंक्लूजन में सर मैं एक सवाल पूछूंगी कि G20 के बारे में, क्योंकि अब मेज़बान है भारत, तो व्हाट डू यू हैव टू से कि क्या हमको एक यूनाइटेड इमेज देना चाहिए G20 को लेकर, दैट द होल कंट्री गेट्स टुगेदर, कि हाँ ये एक नेशनल प्राइड की बात है? नहीं, जी हम भारत G20 का मेंबर है, हमको तो 2 साल पहले ही मिल रहा था। कोविड आ गया, पोस्टपोन करा दिया। तो यकीनन जब हम होस्ट हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि जब दुनिया के 19 बड़े ममालिक हमारे मुल्क में आएंगे तो हमको उसको कामयाब करने की ज़रूरत है। हम बराबर अपने तरफ से जो ताउन देना है देंगे। मगर G20 में सबसे लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम भारत का है। क्या फर्क पड़ता है उससे? नहीं, बता रहा हूँ आपको। उसके बावजूद हमें होस्ट नेशन बनाया नहीं, होस्ट नेशन बनाया, बिल्कुल। है तो बारी बारी से आएगा ना सबको। और दूसरा ये है कि जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का भी एक मसला है। ये यूक्रेन की जंग में क्या हो रहा है, फिर चीन क्या कर रहा है भारत में, तो ये चैलेंजेस हैं। अब G20 होगा, अल्लाह करे इंशाल्लाह वो कामयाब हो, अच्छा तरीके से सरकार उसको ऑर्गेनाइज करे। बोल भी रहे हैं। मीटिंग में भी हमको बुलाए थे, मैंने मीटिंग में नहीं आ सका, मेरे घर में कुछ काम निकल गया था। मैंने मिनिस्टर साहब को, हमारे अर्जुन मेघवाल को और प्रहलाद जोशी को फ़ोन करके कहा सर हम वी आर विथ यू ऑन दिस, कि ये कामयाब हो G20, और हम कब बोले। Thank you very much, Owaisi Saab, speaking to ANI. And I hope viewers that if there was any doubt you had in your minds regarding Owaisi Saab speaking very clearly his mind on every topic, I think this podcast will clear that mind.